हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9 का मैथमेटिक्स का डीओई की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना उसी को करवाने जा रहा हूँ। और ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, ठीक है। और मैंने हिंदी मीडियम के लिए पार्ट 1 बना दिया है, मैं उसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। 9th का ये जो डीओई की तरफ से प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना, करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। एक ही वीडियो में आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आप फटाफट ध्यान समझिए। पहला क्वेश्चन बोला गया कि आपको ना यहाँ पर y का जो है ना, y का जो है कोफिशिएंट बताना है। तो जब y का कोफिशिएंट बोलेगा ना, तो आपको इसमें देखना है कि कौन कौन सा y वाला है। तो एक y ये वाला है, एक y ये वाला है, तो दोनों की अमाउंट को आप लिख लो। अब यहाँ पर y के बाहर क्या लगा हुआ है, 5। तो इस 5 की दोनों में मल्टीप्लाई होगी, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 10y, ठीक है। दूसरा ये रहा एक वाई, ये क्या है, माइनस का 4y। तो आपने यहाँ पर माइनस का 4y लिख लिया। आपको और कुछ नहीं लेना, जिस कोफिशिएंट की बात करेगा आपको उसी वेरिएबल को लेना है। तो आपने वेरिएबल ले लिए, एक प्लस का एक माइनस का, तो 10 में से 4 के कितने बचे, प्लस के 6 बचे। तो कोफिशिएंट क्या आ गया वाई का, यहाँ पर 6 आ गया। क्लियर हो गया। तो आपका आंसर यहाँ पे बी आ गया 6। ये तो हो गया शॉर्टकट। दूसरा, अगर आप इसे आराम से करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, टाइम आप लीजिए, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन करा उसका आंसर ही गलत निकल गया तो वो तो जीरो ही बन गया ना, फायदा ही क्या हुआ, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इस बात को हम याद कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखा है ना वाई, तो आप इसमें वाई को सोल्व करो। वैसे तो पूरे सोल्व कर लो, 5 2 10, 5 4 20, 3x माइनस 4y माइनस 7, ठीक है। अब यहाँ पर y वाले देखो कौन से, एक y ये रहा, एक y ये रहा। तो अब आप इन दोनों को लिख लो, तो 10 में 4 के 6y आ गया, ठीक है। अगर x का पूछता तो यहाँ पे 3 हो जाता, ठीक है। बाकी कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया तो आप जैसे मैंने यहाँ देख कर बताया वैसे अब देख के बता देना। तो पहले वाले का आंसर बी आ गया। जब आप आंसर शीट में लिखोगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप यहाँ पर बी पार्ट लिख दोगे। क्या है, देखो पहले इसका आंसर बी निकला, तो यहाँ पे बी का 6 लिख दोगे। मैं एक वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर आ रहा हूँ। जो बच्चा टॉपर था ना 10th क्लास में मैथ्स का, तो उसने पूरे पेपर को कैसे पेरेंट करा, उस वीडियो को अपलोड करूंगा, आप उसको देखना। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा कि पेपर को कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो 10th क्लास की है ना ऑफिशियल, जो सीबीएसई की तरफ से इश्यू की जाती है, तो वो जारी करूंगा, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है रूट में 50 है, कौन सा आंसर सही होगा। तो चाहे देखो कोई भी आंसर हो, पहले ना सोल्व कर ला करो, बाद में एमसीक्यू चेक किया करो। अब रूट 50 लिखा है, तो 50 का यहाँ पे एल्सियम ले लो। 2 2 जा 4, 1 इसे दे 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो रूट में क्या ले देंगे, 2 5 5, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो 2 5 में से 5 बाहर आ गया, इसका कोई जोड़ीदार नहीं है, तो ये अंदर रह गया, तो 5 रूट 2 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 5 रूट 2, ये आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब जैसे मान लो कोई बच्चा ऐसे कर रहा है, मतलब लिख रहा है फिर सॉल्व भी कर रहा है, तो फिर कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का उसने क्या करा है, डी, ठीक है। लेकिन एक तरफ आंसर हो और ये सारा काम रफ में हो ना, वो ज्यादा बेटर लगता है। आपको दिखाऊंगा मैं एक आंसर शीट पूरी, बहुत आपको मजा आएगा उसमें, ठीक है। और थर्ड थर्ड क्वेश्चन देखो फटाफट, यहाँ तो समझाने के लिए मैं आपको ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ ना, ठीक है। अब देखो थर्ड, ये कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है आपको एक्स एक्सिस से। देखो अगर आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है ना, अगर एक्स एक्सिस से पूछ रहा है तो वाई वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले एक्स होता है दूसरा वाई होता है। देखो ये माइनस का 4 को माइनस का 3 है, ये एक्स होता है और ये वाई होता है, ठीक है। और अगर आपसे एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है तो वाई वाला आंसर होगा, और अगर वाई एक्सिस से पूछा तो एक्स वाला आंसर होगा। और डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती। तो आप बताओ 3 लोगे या -3 लोगे, आप 3 आंसर बोलोगे, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का सी आंसर आएगा 3 यूनिट। याद रखना, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती। क्लियर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। ये कह रहा है ट्रायंगल एबीसी बना लीजिए, बना लेते हैं।
बना लिया। इसने बोला है कि ए बी और बी सी बराबर है। देखो पहले नाम लिख दो, ए बी सी। तो ए बी बराबर है बी सी के, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो एंगल बी 40 डिग्री का, एंगल बी ये 40 डिग्री का है, ठीक है। तो ये 40 डिग्री का है। तो इसने पूछा क्या है, सी की वैल्यू बताइए, सी की वैल्यू। आपको पता ना ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है ना। तो आप 180 में से पहले 40 को घटा देंगे, बचे कितने, 140। अब इस 140 को दोनों इक्वल बांट लेंगे, क्यों, क्योंकि जब ये दोनों लाइन क्या होती है, बराबर होती है, तो ये कहाँ खुल रही है, ये सामने खुल रही है इधर, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये 70 का होगा, ये भी 70 का होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का टोटल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हमारे फोर्थ का आंसर क्या है, सी 70 डिग्री, ठीक है। देखिए पांचवें क्वेश्चन पर आ जाइए। यहां पर इसने बोला है कि द ट्राइंगल्स मेड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर शोन इन फिगर। दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और उसकी वजह से जो है ट्राइंगल बन गया है। ये कह रहा है कि आप बताइए कि एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन सी होगी अगर हमें इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखिए बच्चों, आपको ना ये पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, कॉन्ग्रुएंट ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंट का, ठीक है। पता है कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, जब सेम शेप होगी और सेम साइज होगा। और पता है कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या चाहिए होता है, या तो एस 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 बराबर हो जाए, या एस एस हो जाए, या ए एस से हो जाए, या आर एच एस हो जाए, ठीक है, और या ए ए एस हो जाए। ये होते हैं कॉन्ग्रुएंट के लिए। तो आपको बोल रहा है कि जो इसमें दो इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, उसके अलावा बताइए कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन में चाहिए जो कॉन्ग्रुएंट हो जाए। यहाँ पर थोड़ा क्लियर नजर आ जाएगा, यहाँ पर देख लो, ठीक है, ये है ना। तो ये देखो, आपको पहले पता लगनी चाहिए कि दो चीजें दिए कौन सी हैं, तभी तो आप एक्स्ट्रा पता लगाओगे। आपको पता है कि दो चीजें कौन सी दे रखी है, एक तो ये लाइन डली हुई है, हमें दे रखा है आई ओ, ये आई ओ हमें दे रखा है आई ओ बराबर है डी ओ। देखो अभी मैंने एमसीक्यू चेक नहीं कर रहा, और आप भी ऐसे करेंगे। अगर आप पहले एमसीक्यू चेक करेंगे ना फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले देखो दी कौन सी दो चीजें हैं। एक तो हमें दे रखा है ये लेंस इसके बराबर है, दूसरा ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, मतलब टी ओ आई, एंगल टी ओ आई। देखो टी ओ आई बोलो या आई ओ टी बोलो, बात एक ही है, ठीक है। टी ओ आई बराबर दे रखा है हमें, ये लिखा है डी ओ एस के, ठीक है, डी ओ एस। तो अब हमें इसके अलावा ढूंढना है। अब चेक करो कि ये जो दे रखे वो तो हमें काट देंगे ऑप्शन, वो नहीं हो सकता। डी ओ एस टी ओ आई, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें एडिशनल पता लगाना है जो हमें नहीं मालूम। ये तो हमें मालूम है, ये बराबर क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है ना, तो आमने सामने का एंगल बराबर होता है। तो इसके मतलब हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन सी चाहिए जो हमें नहीं दे रखी। तो अब देखो बाकी को यूज करेंगे, बाकी देखो कौन सा मैच कर रहा है। कह रहा है टीओ बराबर ओ एस, टीओ बराबर ओ एस, हाँ ये ले सकते हैं हम, ठीक है। देखो टीओ बराबर ओ एस ले सकते हैं, क्योंकि हमें आईओ बराबर ओडी दे रखा है, ठीक है, ये लिखा है ना, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। फिर आगे देखो टी आई बराबर डी एस, टी आई बराबर डी एस। तो यहां पर हम अगर इसे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा ए एस एस, ये तो होता नहीं रूल, तो ये कट गया। ओ टी आई बराबर ओ डी आई, ओ टी आई ये वाला एंगल बराबर ओ डी आई, ओ डी आई, इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता, ये इसके बराबर होता, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा टीओ बराबर ओ एस, टीओ बराबर ओ एस, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या सी आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। हमें ये दे रखा था, ये हमने इसके बराबर लिख लिया, और ये हमें पता था, तो कौन सा रूल हो जाएगा, एस ए एस से, ठीक है। यहां अगर कंडीशन लिख देता ना किस कंडीशन से करना है, तो और ज्यादा आसान हो जाता। क्लियर हो गया आपको। देखिए अब ये जो 6 क्वेश्चन है ना, तो ये पोस्टुलेट और एक्सोइम वाला क्वेश्चन है। मतलब आपके एग्जाम में ना 5 चैप्टर में से, अभी मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक अवेलेबल है, आप इंग्लिश मीडियम ओपन कर लेना। तो आप जब 5 चैप्टर खोलोगे ना, तो 5 चैप्टर में आप ये जो समरी दी होती है उसमें इनको पढ़ लेना। ये एक्सोम्स होती हैं और ये पोस्टुलेट होते हैं,
ठीक है, तो आपसे यह पूछा गया था कि ये जो लाइन है ना, ये कौन से नंबर का पोस्टुलेट है। तो ये कह रहा है कि जो रुकी हुई लाइन होती है उसको हम जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। तो ये कौन सा पोस्टुलेट बोलता है इस बात को, तो इसको बोलते हैं नंबर 2। ठीक है, तो आप बुक में ओपन करेंगे, सब लर्न कर लेना क्योंकि एग्जाम में आएगा जरूर इस पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, छठे का बी आ गया। अब मैं कॉपी में लिख लिख के नहीं दिखा रहा, ठीक है, एमसीक्यू में इसी में आपको टिक करके बता रहा हूँ। ठीक है, फिर ये कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इज। देखो, एक नंबर का तो फॉर्मूला ही पूछ लिया कि आपसे पूछ रहा है जो हेमिस्फीयर है ना, ठीक है, उसका सीएस से क्या होता है, तो उसका होता है 2πr²। तो इसका आंसर बी आ गया। ठीक है, फिर ये कह रहा है डिग्री बताइए इस पोलिनोमियल की, जो सबसे बड़ी है ना, एक्स के ऊपर क्या है, 3 है बड़ा, ये 4 है या 1 है या 0 है, तो 4 बड़ा है ना, तो इसकी डिग्री 4 कहलाएगी। ठीक है, जो सबसे बड़ी होगी वो कहलाएगी। ये कह रहा है अगर सर्कल कोसेंट्रिक है तो उसमें क्या चीज सेम होगी। कोसेंट्रिक पता किसे कहते हैं बच्चों, अगर आपको ये कोसेंट्रिक का मीनिंग पता होगा ना, आराम से कर लोगे। कोसेंट्रिक में ही आंसर है, लिखा है सेंट्रिक, मतलब जिसका सेंटर सेम हो, मतलब एक सर्कल का सेंटर सेम होता है, बस उसका साइज बढ़ता रहता है या छोटा होता रहता है। तो इसने बोला कि कोसेंट्रिक में क्या चीज सेम होगी, तो यहाँ लिखा ना सेंट्रिक, तो सेंटर सेम होगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कौन सा वन वेरिएबल है, जिसकी डिग्री 1 होती है ना, उसको वन वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर तो 2 डिग्री आ गई, यहाँ पर देखो 1 डिग्री है, यहाँ पर 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर 2 बन गई, 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर 2 बन गई, यहाँ पे तो माइनस में चली गई, है ना। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, बी आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पूछ रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल बताइए 96 का। देखो, या तो कॉम्प्लीमेंट्री पूछता है या सप्लीमेंट्री पूछता है या रिफ्लेक्स पूछता है। अगर आपसे रिफ्लेक्स पूछा है तो आपको सिंपल क्या करना है, 360 में से माइनस कर देना है। बाकी अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के लिए क्या करते हैं। ठीक है, इससे और बच्चों को हेल्प मिल जाएगी। 10 में से 6 गए 4, 15 में से 9 गए 6, और यहाँ पे आ गया 264। ठीक है, तो ये आ गया आंसर, समझ में आ गई। उसके बाद ये कह रहा है ये वैल्यू में देखिए, और ये कह रहा है अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर हो, इसकी वैल्यू इसके बराबर हो, तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी। देखो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको जो चीज दी है उसी को ध्यान में रखकर सॉल्व कर देना, सबसे इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन, और एग्जाम में आता जरूर है ऐसा क्वेश्चन। तो देखो 3x + 2y = 12 दे रखा है। अब देखो निकालना क्या है, निकालना क्या, आप कहोगे सर ये निकालना है, तो इससे हमें क्या फायदा। आप देखो कि ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है या क्यूब, स्क्वायर लगाना, तो आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लोगे दोनों तरफ। अगर क्यूब लिखा होगा तो दोनों तरफ क्यूब कर लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर कर लो, कर लिया, दोनों तरफ करना, दोनों तरफ। अब इसका खोलो, क्या होता है फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, यस या नो। तो अब इसको ओपन करो, a² + b² + 2ab = 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का होता है 144। देखो 12 की पावर 2 है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करनी है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना। ठीक है, अब पावर 2 लगी है तो 3x को 3x से मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, और इसको करो 2 × 6 = 6 दूनी 12, 3 × 3 = 9 x का स्क्वायर हो गया, 2 दूनी 4 y का स्क्वायर हो गया, 12xy = 144। ठीक है, आप कहोगे सर इसका फायदा क्या। अब देखो ना, हमें ये चीज निकालनी है, देखो ध्यान से, ये चीज निकालनी है ना, तो इसको तो आप सेम उतार दो ऐसे करके। ठीक है, +12 लिखो, इस xy की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये देखो जो दिया है उसका यूज तो होगा, तो xy 6 लिखा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के 6 लिख देंगे, = 144 लिख देंगे। अब बहुत से बच्चे तो समझ गए होंगे कि क्या करना है, बताओ बच्चों क्या करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करनी है, इसको उधर ले जाके घटा देना है। ठीक है, 12 × 6 = 72 हो गए, ये सेम उतार देना। कई बार ये क्वेश्चन ना 3 नंबर में भी आ जाता है, यहाँ तो 1 नंबर में दिया ना,
कई बार 3 नंबर में आ जाता है, 2 नंबर में आ जाता है। आप इसको अच्छे से सीख लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। 4 में से 2 गए 2 और 14 में 7 गए 7, तो 72 आ गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया? 72 आ गया। देखो अभी तो मैंने बिल्कुल आराम नाम समझाया ना, जब आपको एक्सपीरियंस होगा ना आप फटाफट इसे कर दोगे। ठीक है, तो आंसर हमारा डी आ गया। क्लियर हो गया। अब उसके बाद कह रहा है अ प्रूफ इज रिक्वायर्ड फॉर, ये कह रहा है प्रूफ किसके लिए करना पड़ता है। आपने बहुत से क्वेश्चन पढ़े हैं, आपने देखा होगा कि थ्योरम में प्रूफ वर्ड लिखते हैं, तो थ्योरम में तो प्रूफ करेंगे बस। फिर 14 क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कह रहा है अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इसको इसमें पुट कर देंगे। अब ये चीज है, यहां लिखो पी एक्स। ठीक है, देखो मैं आपको 2 नंबर के हिसाब से ही करवा देता हूं कि अगर जैसे 2 नंबर में आएगा तो आप उसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन लिखा। अब देखो ये t+1 है, t+1 बराबर में 0 ले लेंगे, तो t की वैल्यू क्या होगी? प्लस का 1 जाके माइनस का 1 हो गया। क्या हो गया? तो जहां पे t है ना वहां पे माइनस का 1 पुट कर देंगे। भाई 1 की जगह 1 पुट कर देना, वो तो 1 ही है। जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल उसकी जगह आपको -1 पुट करना है। कैसे? प्लस का 1 जाके माइनस का 1 हो गया, तो 4 की जगह 4 लिखा, t की जगह -1, ऊपर पावर 4 है 5, -1 पावर 3 6, -1 2 2, t की जगह -1, ये आ गया। अब 4 -1 की पावर 4 है, तो जब किसी -1 के ऊपर इवन पावर होती है ना तो वो 1 बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो -1 के ऊपर पावर 4 है, इसको 4 बार लिखेंगे, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो 1 बन जा 1 बन जा 1 हो गया। हाँ है ना, तो 1 आ गया। तो सिंपल आपको लिखना है, सोल्व करके नहीं दिखाना, क्योंकि एक नंबर के आपको फटाफट सोल्व करना है। 5 -1 की पावर 3 है, तो ओड हो गया तो माइनस का 1 लगा देंगे। -1 की पावर इवन है तो 1 लगा देंगे। -1 की और 1 है तो ओड ही हो गया, -1 लिख देंगे, -1 का -1 उतार देंगे। ठीक है, 4 1 जा 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है। देखो ये अलग अलग ग्रुप बना लो ऐसे, अगर सही से सोल्व करना है तो इसको अलग सोल्व करना पड़ेगा, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। ठीक है, क्योंकि बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई की जाती है। ठीक है, बोर्ड मास का रूल पता है ना। तो 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2। देखो यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस का 2 हो गया। अलग अलग ग्रुप बना दिए, माइनस का 1। अब 4, ये सारे माइनस के हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? 5 6 11 12 13 14, माइनस का 14, 14 में से 4 के माइनस के 10 आ गए। ठीक है, तो आंसर हमारा माइनस का 10 आ गया, हमारा आंसर बी आ गया। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को डिवाइड के तरीके से करना है तो वो डिवाइड से भी कर सकता है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो बच्चा उसमें कर सकता है, और जिस बच्चे को वीडियो अगर आगे करनी है तो वो आगे कर सकता है। लेकिन समझ रहे हो ना, आप ही के लिए कर रहा हूँ मैं, चाहे तो टाइम पास थोड़ी करना है मैं कि भाई सिर्फ फॉर्मेलिटी कर दी, बच्चों को आंसर बता दिए, है ना। समझाना मकसद है, अच्छे नंबर आना मकसद है। ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पे 4 पावर है ना, तो यहाँ 3 पावर ले लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 में से 1 गया, 3 बचा, और यहाँ 4 का 4 उतार देंगे। मतलब कहने का है कि t को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये सेम आ जाए। तो अब जैसे ये डिवाइड वाले क्वेश्चन है ना, अगर आपको एकदम नहीं आते तो मैंने बहुत पुरानी वीडियोस बना रखी है, उन्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, 4 किससे मल्टीप्लाई करो? 4t, 4 हो गया। 4 को इससे करो, 4t3 आ गया। इसको से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दूसरा तरीका सिखा रहा हूं मैं, लाइन डल के। देखो 2 जने हैं तो 2 जने आ गए, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये कट गया, 5 में से 4 गया 1, t की 3, ये सेम उतार दिया, बाकी सारा सेम उतर जाता है। फिर ये पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, तो कितने बचे? 2। यहाँ 1 है, 1 ही रखेंगे, 1 ही लिख देंगे। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, t की पावर 3 हो जाएगा, t को इससे करेंगे प्लस
टी का स्क्वायर हो जाएगा, ये लाइन डल गई, फिर ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, माइनस का 6 है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 7 टी का स्क्वायर आ गया प्लस 2t माइनस का 1 आ गया। अब माइनस का 7 यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि टी का स्क्वायर है तो 1t लिख लेंगे, ठीक है। फिर -7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -7 टी का स्क्वायर आ जाएगा। ये पहले वाला सेम लाने के लिए करते हैं हम। अब इसको से मल्टीप्लाई करो, -7 टी। अब देखो रूल देखो, नीचे वाला साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस, ये दोनों कट गए, 7 और 2 कितने का हो गए यहाँ पर 9 हो गए, माइनस का 1 आ गया। अब ये 9 है, सिर्फ यहाँ पे 9 उतर जाएगा, 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 90, ठीक है। फिर इसके 9 को इससे करेंगे प्लस का 9, माइनस माइनस आ जाएगा, ये कट गया, माइनस का 9, माइनस का 1, माइनस का 10 आ गया, तो ये रिमाइंडर आ गया, ये आंसर आ गया -10। अब आप देख लो, आपको डिवाइड वाले तरीके से करना अच्छा लग रहा है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या पुटिंग वाले तरीके से आपको अच्छा लग रहा है कि पुट करो आंसर पाओ। इसमें आपको प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो इसमें भी प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है, नीचे वाले के साइन चेंज होते हैं, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं होता। देखो यहाँ पर ये प्लस प्लस के थे माइनस हो गए, ये प्लस प्लस के थे माइनस हो गए, माइनस माइनस के थे प्लस हो गए, ये प्लस प्लस के थे माइनस माइनस हो गए, ठीक है भाई। मैं चाहता हूँ कि बच्चे अच्छे से सीखें, ठीक है। अब आगे सुनो, यहाँ पर 15 क्वेश्चन पर आ जाइए। ये कह रहा है इस फिगर को ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए इसने बोला ए बी और जो सी डी है ना, वो दो इक्वल कोड है। देखो ये और ये इक्वल कोड है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि ये सेंटर है ओ, और ओपी और ओक्यू परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। किस पर है? ए बी पर और सी डी पर, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि आपने थ्योरम पढ़ी होगी, एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल में अगर कोड बराबर होती है, ठीक है, और सेंटर से उनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, ये चीज ये बराबर होती है। अगर कोड बराबर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बराबर होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ओपी और ओक्यू बराबर है, क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये भी 90 का, ये भी 90 का। इसने पूछा ए पी क्यू और सी क्यू पी का टोटल बताओ कितना होगा। ध्यान से देखो, इसने पीओ क्यू बता दिया 140, पीओ क्यू 140, ये 140 का है। बच्चों अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां देखो ये 140 का, एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है 180, तो 180 में से 140 के बच्चे 40, और क्योंकि ये दोनों बराबर है और ये बराबर क्यों है, अगर कोड बराबर होती है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बराबर होती है, तो ये 20-20 हो गए। और ये कितने का एंगल है? 90 का, हाँ या ना, तो 20 ये है, 20 ये है, ये पूरा 90 का है, तो 90 में से 20 का कितने बचे? 70। ऐसे ये 20 है, तो 90 में से 20 के बचे 70, 70 कितना हो गया? कितना होगा? 70 140 हो गया, तो आंसर आ गया हमारा 140, ठीक है। अच्छा वीडियो का बेनिफिट है, अगर कोई डाउट है तो पीछे करके दोबारा सुन सकते हैं, है ना। 16 पे आ जाओ। ये कह रहे इसकी वैल्यू निकालिए। देखो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 13 दे रखा है हमें, तो आप प्लस के 5 को जाके क्या करोगे? उधर माइनस में ले जाओगे, प्लस वाली चीज माइनस क्यों जाती है? 13 में से 5 के कितने बचे? 8। मल्टीप्लाई वाला 2 जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो x कितने का आ जाएगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया, तो सिंपल था। ये कह रहा 17 क्वेश्चन में कह रहा है अगर लीनियर इक्वेशन हम उसका ग्राफ बनाते हैं दो वेरिएबल को लेकर, तो वो कैसी बनेगी? देखो आप कोई भी ग्राफ बना लो लीनियर इक्वेशन और दो वेरिएबल का, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। कैसी बन सकती है? हाँ या ना, स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, तो आंसर क्या आ गया इसका? बी। फिर कह रहा है एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग
एल्टीट्यूड ए यूनिट इज, ये कह रहा है कि आपको एरिया पता लगाना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर उसमें एल्टीट्यूड जो है वो ए यूनिट है। देखो यहां पर ना ध्यान करने वाली बात यह है, यहां पर ना इसने साइड के डिस्टेंस नहीं दे रखी, इसने एल्टीट्यूड बोला कि ये ए है ये, तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? या तो आपको देखो याद होना चाहिए कि जब आपको एल्टीट्यूड ए दे रखा है तो √3/3 a² होना चाहिए, तो हम सीधा इस पर टिक कर देंगे आंसर पे, ठीक है, इस वाले पे टिक कर देंगे, है ना। लेकिन अगर हमें नहीं पता तो हम कैसे करें? फिर हम ऐसे करेंगे, इसको सोल्व करके दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। आप ध्यान से देखो सोल्व कैसे करेंगे। देखिए ये ए है, ठीक है, तो आपको पता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, इसमें ये 90 डिग्री का होता है अगर हम इसको एल्टीट्यूड को ड्रॉ करते हैं, तो ये और ये दोनों बराबर होते हैं, मीडियन भी यही होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और अब जैसे ये ए है, मैंने इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2x, क्योंकि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, ये ए है ये एक्स है ये 2x है, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का फॉर्मूला बन गया, क्योंकि जब तक हमें साइड नहीं पता होगी हम एरिया का फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं। तो ये 2x है ये ए है ये x है, तो यहाँ 90 डिग्री है, और जब 90 डिग्री आता है तो वह पाइथागोरस प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगाते हैं, p का स्क्वायर b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। पढ़ा होगा ना आपने, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो p कितना दे रखा है, p है a, b कितना है x, h कितना है 2x, ठीक है। अब सॉल्व करो, a स्क्वायर ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये कितना 2 दूनी 4x², ये अब हमें ना किसकी वैल्यू निकालनी है पता है, हमें ना x² निकालनी है, ठीक है। तो x को उधर ले जाओ, 4x² प्लस का x² माइनस का हो गया, तो a² इक्वल टू 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3x², क्या बचेगा 3x², ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की निकालनी है, तो हमें x को अकेला करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेला करना पड़ता है। तो a² ये 3 में चला गया, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू निकल गई वाली, ठीक है। और सोल्व करना तो और कर दो इससे, ठीक है, नहीं तो इतना ही रहने दो। अब आप बताओ इक्विलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? इक्विलेटरल का फॉर्मूला होता है √3/4 अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला तो लिख दिया, लेकिन यहाँ ए ना लिख के मैं साइड लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर ना साइड को x माना हुआ था ना, 2x माना हुआ था साइड को, है ना, तो यहाँ पे s लिख देता हूँ। तो ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो है साइड की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। अब देखो मेरी बात, हमने x² की वैल्यू निकाली है ये वाली, ठीक है, किसकी निकाली, x² की, ओके। और जो साइड है ना, साइड वो कितनी है, साइड जो है हमने उसको 2x मानना था, हाँ ना। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है आपको, क्योंकि यहाँ पे हमें 2x लेना है, 2x को एक साइड बोला गया है, समझो मेरी बात। और ये फॉर्मूला हमारे पास, तो √3/4, अब साइड कितनी है, पहले हमें साइड निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, साइड। तो साइड क्या है, अगर मैं आपको बोली ड्रैग कर दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों तरफ जो है ना 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लिया हुआ है साथ में, ठीक है। नहीं तो एक तरीका ये है कि ये वाली चीज को ओके कर दो, स्क्वायर जाके क्या बन गया, रूट, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a² का a आ गया, देखो रूट से कट गया, और ये √3 आ गया, क्योंकि ये तो बाहर निकलेगा नहीं, ये x की वैल्यू है। अब साइड की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमने साइड को माना 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2a, यहाँ पे 2/√3, ठीक है। तो ये चीज आ गई साइड, ये साइड आ गई। आपको सिंपल बताता हूं, यहां तक आपको क्लियर हो गया था। फिर आपने
क्या करता, 3 को बटे में ले गए थे आप, 3 को बटे में ले गए, फिर स्क्वायर को रूट बना दो, जैसे मैं मना कर रहा था ना, तो आप बना दो, स्क्वायर को रूट बना दो। अब ए रूट में से 2 में से 1 बाहर निकलता है ना, तो ए स्क्वायर में से 1 ए बाहर आ गया, 3 बाहर नहीं निकल पाएगा तो रूट में रह गया। अब हमें एरिया ऑफ एक लेटरल ट्रायंगल का फॉर्म लगा, तो √3/4 साइड स्क्वायर, हाँ या ना। अब साइड का नाम क्या लिखा हमने, यहाँ पे लिखा 2x, तो हमें 2x निकालना पड़ेगा। x तो हमें पता लग गया, तो 2x के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हमारी साइड की वैल्यू आ गई। अब इस साइड को इसमें पुट कर दो, √3/4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है, 2a/√3, 2a/√3, पावर क्या लगी है 2, तो 2 बार लिख देंगे इसको, 2a/√3। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, तो देखो ये 4 है, तो 2 2 जा 4, 2 से 2 कट गया, और ये √3 है, 1 √3 कट गया। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पर, a का स्क्वायर अपॉन में √3 बचा। ठीक है, ये आ गया। अब क्योंकि नीचे रूट लिखते नहीं है, नीचे रूट लिखते नहीं है, तो इसका रेशनलाइज कर देंगे, कर देंगे रेशनलाइज, ऊपर भी √3 की मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 की मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर √3/3 आ गया आंसर। ठीक है, अब मैंने इसलिए कहा था या तो मुझे जो है ना फॉर्मूला ही याद हो, ये वाला फॉर्मूला याद हो, ठीक है, या मुझे पूरा सोल्व करने आना हो, तो सोल्व करने में तो बहुत टाइम निकल जाएगा आपका। ठीक है, कुछ एडिशनल जो फॉर्मूले हैं ना, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगा जो आपको काफी हेल्प प्रोवाइड करेगी। ठीक है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत सी क्लासेस हैं उनको भी ध्यान में रखना है। 19 क्वेश्चन पर आ जाओ, तो ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब 19 क्वेश्चन में कह रहा है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले पता लगाना कि दोनों ट्रू है फॉल्स है। ये कह रहा है इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। हमें पता है जब एक्स और वाई होते हैं ना, जब 2 वेरिएबल दिए होते हैं तो उसके सॉल्यूशन यूनिक हो ही नहीं सकते, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। आप एक्स की जगह 1 रखोगे तो वाई कुछ और निकलेगा, फिर 2 रखोगे तो कुछ और निकलेगा, हर बार रखने पर नई वैल्यू निकल रही है ना, तो वो यूनिक कैसे हुआ, यूनिक तो मतलब होता है एक ही आंसर, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। और इस क्वेश्चन में ये फायदा होता है कि अगर एक फॉल्स पता लग जाए तो दूसरा ट्रू ही होगा, तो ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन कह रहा है 2 वेरिएबल हो तो उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू ट्रू है। तो अब बताओ जब पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो कौन सा आंसर हुआ, डी, डी आंसर आ गया इसका। अब ये 20 कह रहा है, ये कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल। ये कह रहा है जो स्क्वायर रूट होता है ना, जितनी पॉजिटिव इंटीजर का है वो इरेशनल नहीं होता। हाँ सही है, जैसे √4 है, 4 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे 2 आएगा। अब 4 का स्क्वायर रूट कर रहे हैं, रेशनल आ रहा है ना, और ये कह रहा है कि हर किसी का रेशनल नहीं आएगा, सही बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं जैसे एग्जांपल कि स्क्वायर रूट 4 का करके 2 आएगा, रेशनल होगा। हाँ ठीक है, तो रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, तो इसका आंसर जब नीचे वाली बात ऊपर वाले के लिए दी हो, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, उसे ए बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रीजन इसके लिए बोला गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो 20 का हमारा ए हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी पर, आ जाइए। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चंस में हमें बोला गया है कि आपको ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। ठीक है, और इसको कैसे बनाना है, देखो 2 मार्क्स का है तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना, फटाफट आप इसको आंसर को लिखेंगे। अब 21 है, अब से लिखने वाले हैं, एमसीक्यू जो है अब वो नहीं है। ठीक है, सेक्शन बी कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिख देंगे सबसे पहले आप। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब यहाँ पर ना आपको इंटरवल लेने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरीके से टेबल बना लेंगे। अगर आपके पास स्केल है तो स्केल से यूज करें, नहीं तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। यहाँ लिखा है वेट, तो यहाँ पर आप लिख देंगे WEIGST वेट, किसमें है, इन केजी है, इन केजी लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे टैली मार्क्स, TALLY टैली मार्क्स लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी। ओके, अब देखो अगर आपके पास स्केल नहीं है ना, तब भी अगर आप रफली ऐसे बना रहे हो ना, नंबर नहीं कटेंगे, टाइम बहुत जरा आपका कीमती है, इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 40 बच्चे हैं, और देखो कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो जब आप इसमें अच्छे से ढूंढेंगे सबसे छोटा नंबर,
क्योंकि सबसे बड़ा नंबर ढूंढना बहुत जरूरी है। ये रहा 31, और सबसे बड़ा नंबर ढूंढो यहाँ पे कौन सा है, क्योंकि उससे हमें आइडिया लगेगा कि हम इंटरवल कितना लें। ये रहा 54, सबसे बड़ा नंबर देख लिया हमने, सबसे छोटा ले लिया, ठीक है, देख लिया। अब हमसे अगर रेंज पूछा होता तो बड़े में से छोटा घटा देते, एक नंबर का हमें आंसर मिल जाता। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब ये 31 से 54 है, तो अब हम देखें कि हम इंटरवल कितने का ले, हम 5-5 का ले लेंगे। 5-5 का इंटरवल मतलब मैं 30 से स्टार्ट करूंगा, 45, 30 से 35, ठीक है, 5-5 का इंटरवल ले रहा हूं। फिर 35 से 40, फिर 40 से 45, फिर 45 से 50, फिर 50 से 55, क्योंकि यहां पर आप देखोगे हमें पता है सबसे बड़ा नंबर जो है वो क्या है, 54 है, ठीक है, तो 55 तक ही जाना है हमें। फिर यहां लिख देंगे टोटल, और यहां लिख देंगे, यहां पे लाइन डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखो फटाफट। तो ये अब देखो जिस तरीके से करा रहा हूं ना वैसे ही करना, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा समझने के लिए आसानी से, ठीक है। नंबर आपको दिख जाए सही से, देखो ये देखो 44 किसके अंदर आ रहा है, 44 इसके अंदर आएगा, ठीक है, तो यहाँ लाइन डाल देंगे। फिर 38 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, यहाँ लाइन डाल देंगे। 35 किस में आ रहा है, ये 35 इसमें नहीं माना जाएगा, इसमें माना जाएगा, यहाँ आ जाएगा। 40 किस में आएगा, 40 इसमें नहीं माना जाएगा, इसमें माना जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है। फिर 30 बोला है, 30 किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा हम बोल रहे थे कि सबसे छोटा नंबर 31 है, लेकिन 31 से छोटा में 30 मिल गया यहाँ पर, ठीक है, इसलिए ध्यान से देख लेना कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है ना। तो हमने 30 ड्रॉ कर दिया। फिर 37 का है यहाँ पर, अब देखो तो रेंज फिर और कुछ निकलेगी अगर पूछेगा तो, ध्यान से करना, ठीक है। फिर 50 है, 50 का है यहाँ पर, इसमें लेंगे 50, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर 44, 39, 44 का है, इसके अंदर आएगा। 39 किसके अंदर आएगा, इसी के अंदर आएगा, इसके अंदर, ठीक है, 39। उसके बाद हमारे पास 41, 41 और 48 इसके अंदर आ जाएगा। फिर उसके 52 है, 52 किस में आएगा, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ी जल्दी वीडियो में कर दूंगा। 37 इसके अंदर आ जाएगा, ये लाइन डाल देंगे, पांचों पे लाइन डल जाती है। फिर 47 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 33 है, 33 इसी में आएगा। और 41 है, 41 जो है वो इसके अंदर आएगा, लाइन डल जाएगी, ठीक है। 54 इसके अंदर आ जाएगा। और 32 किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। 46 किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। 45 किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। फिर 37, 50, 37 का है, यहाँ पर आ गया। 50 का है हमारा, यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर 34, 43, 34 का है हमारा, यहाँ पर आ गया। और 34 के बाद जो है हमारा 43, 43 किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, ठीक है। और फिर 32 है, 32 किसके अंदर आएगा, ये लाइन डल जाएगी। फिर 46 है, 46 इसके अंदर आएगा, लाइन डल जाएगी, ठीक है। 52 और 39, 52 इसके अंदर आएगा, और 39 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 31 है, 31 किसके अंदर आएगा, इसमें आ जाएगा। 46 किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। 50 किस में आएगा, इसमें। और 34 किसके अंदर आएगा, इसके अंदर, ऊपर वाले में। 52 किस में आएगा, इसके अंदर आएगा। 52 के बाद 41 है, 41 किस में आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। और फिर 38 है, 38 किस में आएगा हमारा, इसमें आएगा। और 35 है, फिर 40 इसमें आएगा, ठीक है। और 35 किस में आएगा, इसमें आएगा। और ठीक है, उसके बाद 45, 54, 31, 45 किस में आएगा, इसके अंदर आएगा, ठीक है। 54 किसके अंदर आएगा, इसमें आएगा। 31 किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, ठीक है। अब ये हो गए 5 और 3 8 हो गए, 5 और 4 9 हो गए, ठीक है। 5 और 3 8 हो गए, 5 और 2 7 हो गए, 5 और 3 यहाँ पर कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब इसका टोटल अगर 40 नहीं आया तो हमने गलत करा है, तो टोटल करने पे 40 आ रहा तो हमने सही किया। तो ये 2 मार्क्स का था, ठीक है। तो ये हमने फटाफट कर दिया इसको। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 22 है। अब 22 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसने बोला इस फिगर को ध्यान से देखिए और एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये हम बना लेते हैं फिगर। ये देखो, ये ना स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर बोला हुआ इसने, ध्यान से देखो। और ये ऐसे लाइन जा रही है, ये है ए, ये है सी,
और ये है डी और यहाँ पर बी है, ठीक है। और इसने ना इसको यहाँ ना मिला के ऐसे मिला दिया, इसने ऐसे कर दिया, आप देख रहे हो। तो इसने बोला अगर ये 105 डिग्री है यहाँ पर, तो इसने बोला आप इस एक्स की वैल्यू निकालिए, ठीक है। ये हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है इस क्वेश्चन में। और इसने बोले स्क्वायर, और स्क्वायर है तो हमें पता ही है कि जो स्क्वायर होता है ना उसमें ये पूरे के पूरे 90 डिग्री के होते हैं। और अगर ये डायगोनल चली जाएगी ना, ये पूरा 90 का है, तो ये आधा हिस्सा 45 का हो जाएगा। अब ये हमें 45 का पता लग गया, और एक लाइन का टोटल 180 होता है, ये 75 का पता लग गया। और एक ट्रायंगल का टोटल 180 होता है। अब ये 45 का 75 का दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे, हमारा एक्स निकल जाएगा। तो फिगर को ना घुमा घुमा के बोल देगा, लेकिन अगर आपको बेसिक रूल पता है ना, आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो आप लिखोगे डी सी बी इज इक्वल टू लिखोगे आप 90 डिग्री का। क्यों 90 डिग्री का आप लिख दोगे? सिंस आप ऐसे साइन बना सकते हो, सिंस ए बी सी डी इज स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर है, ठीक है। समझ में आ गई। उसके बाद आप लिखोगे ये जो एंगल है ये इस एंगल का नाम या तो एंगल 1 लिख दो, या तो पूरा लिख देते हैं बी सी ए, ठीक है। आप लिखोगे एंगल बी सी ए आधा होगा एंगल डी सी बी का, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लिख दोगे ए सी इज डायगोनल, ठीक है। तो आप बताइए बी सी ए कितने का आएगा? डी सी बी क्या, देखो लिखना जरूरी है ना, आपको लिखने वाला है लिख के दिखा रहा हूं। तो 45 डिग्री आ गया, ठीक है। ये 45 डिग्री आ गया। अब उसके बाद इस लाइन पर आ जाओ, ठीक है। इस लाइन का इन्होंने नेम दिया नहीं दिया, हम लिख देते हैं यहाँ पे एम मान लेते हैं। तो आप लिखोगे एम डी या डी एम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। डी एम इज ए स्ट्रेट लाइन, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका और इसका टोटल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। 105 प्लस एक्स, इसका नाम क्या है? सी, इसका नाम भी हमें देना पड़ेगा। ऐसे करते हैं नाम ना देना पड़े, हम इसको एंगल 1 मान लेते हैं, ठीक है। मान सकते हैं हम, अगर फिगर बना दी ना और इसमें लिख दिया 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये एंगल 1, ठीक है। इससे क्या होगा? हमारा टाइम बच जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू 180, ठीक है। क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, तो टोटल 180 होगा, ठीक है। तो एंगल 1 कितने का आ गया? 180 में से 105 गए, कितने का आ गया? 75 का आ गया। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। ठीक है। उसके बाद अब हम कौन से ट्रायंगल में आएंगे? सी एम। अब हमें नाम देना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि फिर हम बताएंगे कैसे कौन सा ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हमने एन नाम दे दिया, ठीक है। तो इन ट्रायंगल सी एम एन, ठीक है। तो अब आप कैसे करोगे? एंगल इसका नाम क्या? 1, ठीक है, प्लस एक्स, क्योंकि आपको एक्स निकालना इस ट्रायंगल में ही है। और इसका नाम हमने लिखा था तो हमें लिखना पड़ेगा, क्या नाम है इसका? बी सी ए। अगर हम इसको एंगल 2 मान लेते, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब पर हम इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं ना, तो इसका नाम छोटा करना पड़ेगा। बी सी ए नहीं लिखेंगे, अब हम लिख देंगे एम सी एन, ठीक है। एंगल एम सी एन छोटा करना पड़ेगा नाम, इजिकल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब एक ट्रायंगल के एंगल का टोटल जो है 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ये लिख देना, शॉर्ट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा लिख दो तो और अच्छी बात है। जब टाइम मिले ना, जैसे आपको पूरा पेपर हो जाए तब लिखना है। इन छोटी छोटी बातों को अगर बड़ा बड़ा करेंगे तो पेपर छूट जाता है। नहीं तो इसमें टीचर इतने ऐसा नहीं है कि मार्क्स काट लेंगे आपके, ठीक है। तो 1 कितने का निकाला आपने? 75 डिग्री का। एक्स आपको निकालना, ये कितने का है और कितने का? 45 का। और अगर कभी आपके पास टाइम ना हो तो मैंने शॉर्टकट में बताया था ना कि कैसे निकलेगा, सीधा आप आंसर लिख देते ना, उसके भी नंबर होते हैं। 7 देखो 75, ये कितना हो गया? 8, 120 हो गया। तो एक्स कितने का आ गया आपका? 60 डिग्री का आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? देखो आप कहोगे सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने कभी करा ही नहीं, मतलब तो ऐसे ना नए नए क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं एग्जाम में और हमें उसे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। और इस सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो जो उस समय माइंड में आए, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपका आंसर सही निकलेगा, ठीक है। समझ में आई? कहीं इसको निकाल के फिर ये ट्रायंगल लेके भी सॉल्व कर लेते हैं। अब सुनो मेरी बात,
23 पर आ जाइए। ये कह रहा है द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एंड हेमिस्फीयर इज इक्वल, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ठीक है, इसने क्वेश्चन क्या बोला है कि जो सरफेस एरिया स्फीयर का है ना, ठीक है, और हेमिस्फीयर दोनों को इक्वल है, तो ये कह रहा है रेशियो निकालो वॉल्यूम की। पहले हमें ना इस चीज से रेडियस की रेशियो निकालनी पड़ेगी, और रेडियस की रेशियो निकालने के बाद हम वॉल्यूम की रेशियो निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को ना हमेशा ऐसे किए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो 23 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, एरिया, टोटल सर्फेस एरिया पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ किसका, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, समझो टोटल सर्फेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये आपको क्या गिवन है, गिवन दे रखा है आपको, बराबर दे रखा है, गिवन है आपको कि दोनों का एरिया बराबर है। अब इसका फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है बताओ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। पूरा पूरा लिखना है इसको, ठीक है, टीएसए को पूरा पूरा लिखना है एग्जाम में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब देखो यहां पर एक बात नोटिस करने वाली है, हम ये कैसे डिसाइड करें कि भाई दोनों की रेडियस जो है यहाँ पर सेम दे रखी है नहीं दे रखी। केवल इसने एरिया तो बोला है, रेडियस तो नहीं बोला, तो आप दोनों में आर आर नहीं लिख सकते, इसमें 1 डाल दो, इसमें 2 डाल दो। ठीक है, और हेमिस्फीयर का जो टीएस है वो 3 होता है, कई बच्चे जल्दबाजी में 2 लिख देते तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब आप देखो क्या क्या चीज कट रही है, कैंसिल क्या हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और मैंने क्या कहा, हमें रेडियस की रेशियो निकालनी पड़ेगी, तभी हम वॉल्यूम का निकाल पाएंगे। तो R1 स्क्वायर, ये R2 को बटे में ले आओ, तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 यहां लिखा, ये 4 बटे में चला जाएगा, चला गया। अब आप क्या करोगे, ये दोनों का जो स्क्वायर है इधर जाके रूट बन जाएगा, तो R1 अपॉन में R2 3 बटे में 4, ये रूट में चला गया, चला गया रूट में। अब हमारे पास ये आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि दोनों के वॉल्यूम की रेशियो पता लगानी है। ये देखो, जो चीज निकालने आप उसको लिखेंगे, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो यहां लिखेंगे रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो कैसे, पहले किसकी बात बोली है इसने, स्पेयर की बोली है ना, तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ऊपर लिख देंगे, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर नीचे लिख देंगे। अब रेशियो निकालेंगे, पहले फ्रैक्शन में लिख रहे हैं ऐसे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब, या 1 डाल देंगे, 4/3, और क्योंकि हेमिस्फीयर है तो 2/3 हो जाएगा, पाई आर क्यूब, नीचे 2 लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गई। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें पाई है, इसमें पाई है, और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो यहां पर हमारे सामने क्या आ रहा है, बच रहा क्या है, 2R1 क्यूब बटे में R2 क्यूब बच रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये जो R1 अपन में R2 है ना, इसकी वैल्यू जो लिखी है ना, यहां पर हम लिख देंगे। ठीक है, सुन रहे हो कैसे लिखेंगे, अब ध्यान से देखो, ये जो 2 है ना यहाँ पर, इसको अलग लिख देंगे, लिख दिया, और इसको ऐसे कर देंगे, R1 अपॉन में R2, R1 अपॉन में R2, R1 अपॉन में R2। 3 बार क्यों लिखा पता है, पावर 3 थी ना, तो इसको 3 बार लिख लिया। अब ये जो वैल्यू है, इस एक की वैल्यू कितनी है, √3/4, यहां पे लिख देंगे ऐसे, 2 मल्टीप्लाई, देखो ये 4 बाहर निकल सकता है, हाँ या ना, 4 बाहर निकल सकता है, 4 किसका रूट होता है, 2 का ना, तो हम इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं,
तो इसको फर्स्ट ना मान के इक्वल लगा लेंगे। √3 लिखा, 4 का रूट कितना होता है 2, इसे फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अगर वो बाहर निकल सकता है तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि मैं पता है इससे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें आसानी मिलेगी, नहीं तो मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, √4 बार बार लिखना पड़ेगा, फिर बार बार 2 बाहर निकालो। ठीक है, तो 2 लिखा, R1 अपन में R2 कितना है √3/2, तो √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 मल्टीप्लाई √3/2। ठीक है, अब देखो, अब एक बार में आसान हो गया ना। अगर मैं यहाँ पे √4 लगाता फिर एक और स्टेप बढ़ जाता मेरा, गलत वो भी नहीं है। तो 2 से 2 कट गया, और √3 क्या बन गया, 1/3 बन गया, हाँ है ना। और ये √3 और 2 दूनी 4 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 3√3/4 आ गया। क्लियर हो गया आपको, अच्छे से समझ में आ गया। अब उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा अगर ये नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, देखो एक मुश्किल दिया है तो एक बहुत इजी दिया है। इसने यहाँ पे आपको वॉल्यूम दे दिया, डायमीटर दे दिया, हाइट पूछ ली कोन की बात चल रही है। और मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि जिसका फॉर्मूला दे रखा हो, मतलब जिसकी वैल्यू दे रखी हो उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो अब इसको मैं करके दिखाता हूँ। हमें राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम का आंसर दे रखा है, तो इसी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन कितना दे रखा है, 9856 सेंटीमीटर की पावर 3। जो चीज दिया उसको लिखा और फॉर्मूला नीचे लिख देंगे। कौन पता है ना आपको बच्चों, ऐसा होता है कौन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²। देखो अगर आपको फॉर्मूले याद है और पुट करना आता है ना, तो आप बहुत इजीली कर लोगे। देखो इस बार हमें आंसर दे रखा था तो फॉर्मूला नीचे लिख लिया। अब हर टीचर का अलग अलग पैटर्न होता है करने का, आप मेरी वीडियोस पुरानी देखो, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, मैथ अच्छे से आ जाएगी। 1/3 लिखा, πr² लिखा, और ये लिखा। अब डायमीटर कितना है, 28। डायमीटर मतलब ये पूरी लाइन जो है, यहाँ पे लिख दो डायमीटर कितना दे रखा है, 28। तो रेडियस कितनी होगी, 28 का आधा होता है रेडियस, खाए ना। तो 1/3 πr²h 9856 मैंने दोबारा लिख दिया। ठीक है, जरूरत नहीं थी। ठीक है, पुट कर देते हैं, इसे काट दो। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। देखो क्वेश्चन में लिखा है पाई की वैल्यू क्या लेनी है, इसने कुछ नहीं बोला, तो हमने क्या ले लिया, अपनी मर्जी से π/22/7 ले लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई लगाया, आर कितना है 14, 2 बार लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं 2 बार, पावर 2 लगी है। एच हमें निकालना है 9856। ठीक है, अब सबको उधर ले जाओ, एच 9856 ये क्या है, 22 है। मल्टीप्लाई लिखा, 7 ऊपर हो गया, 22 नीचे हो गया, नीचे 1 लगा दो, नीचे 1 लगा दो। 14/1 है तो 1/14 हो जाएगा, 14/1 है तो 1/14 हो जाएगा, 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 का 3/1, 22/7 का 7/22, 14/1 का 1/14, 14/1 का 1/14। ठीक है, अब सोल्व करता हूँ। जब उधर लेके जाते हैं तो रिवर्स हो जाता है। अब कैंसिल करो, क्या कट रहा है, देखो 7 2 14। ठीक है, तो 2 से काटो, 2 4 8, एक से दे दिया, 2 9 18, 2 2 4, 2 8 16। अब इसे 7 से काट लेते हैं, 7 2 14। ठीक है, 7 7 49, ना जाने की 0, यहाँ 0 नहीं लगाते बच्चे, 7 4 28। ठीक है, अब इसे और काटो, ये कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटो, 2 3 6, 1 से दे दिया, 2 5 10। ठीक है, 2 2 4। अब इसे 22 से सीधा काटना है, 22 से सीधा काट दो। ठीक है, नहीं तो आप अगर वाले 2 से काट लो, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 1 से दे दिया, 2 7 14, 1 से दे दिया, 2 6 12। अब 11 से काट लो सीधा। ठीक है, 11 1 11, एक इसे 6 दे दिए, 11 6 66। तो 16 तो ये कितना आ गया, 48 आ गया। ये आपकी बुक का क्वेश्चन था।
ठीक है, आपने करा भी होगा, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पर लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ठीक है, और जैसे आपके पास टाइम बच जाए तो आप जो है ना लिख देना, डी इज डायमीटर है, आर इज रेडियस है। ठीक है, इसलिए क्लियर हो गया। पहले मेन पूरा कर लेना एग्जाम में पूरा पेपर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 पर आ जाइए। 24 बहुत ज्यादा इजी है, चलो जल्दी से हो जाएगा। s माइनस ए की वैल्यू दे रखी है हमें 5, s माइनस पी इज इक्वल टू हमें दे रखा है 4, s माइनस सी हमें दे रखा है 2। ठीक है, इसने बोला है आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ये ट्राइंगल की जो है ना ए बी सी साइड है। जब भी हमें एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी दिया हो तो सबसे पहले हम एस निकाल लेते हैं। और एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप इन तीनों को जोड़ दो, एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 5, इसकी वैल्यू कितनी है 4, इसकी वैल्यू कितनी है 2। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 5 4 9 और 2 11 आ गई। ठीक है, 11 आ गई। अब इसमें पुट कर दो। ठीक है, आपको ए निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा, ये कॉमा लगा देना ऐसे करके। ठीक है, एंड लिख देना यहाँ पे। ठीक है, नाउ लिख देना फिर। तो अब निकालो, एस की वैल्यू आपकी 11 आ गई, तो 11 माइनस ए इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो ए उधर चला गया और 5 इधर चला गया, तो 11 में से 5 गया 6, ए कितने का आ गया 6 आ गया। फिर कोमा लगा देना। अब एस की वैल्यू तो 11 रहेगी। ठीक है, तो बी कितना है आपका, तो 4 इधर चला गया, बी उधर चला गया, तो 11 में से 4 गया, कितने बचे 7, तो बी आपका 7 आ गया। फिर कोमा लगा देना। अब कोमे की जरूरत नहीं है, तीसरा नंबर है तो एंड लगा देंगे। एंड ये एस कितना हमारा 11 माइनस सी इजिकल टू में 2 दे रखा है, तो अब 2 को इधर ले आओ, सी को उधर ले जाओ। ठीक है, तो 11 में से 2 का 9। ठीक है, तो सी आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने लिख के दिखा देना लास्ट में, ए आपने 6 निकाला है, बी आपने 7 निकाला है और सी आपने 9 निकाला है। ठीक है, एक बार आप चेक करना चाहे चेक कर सकते हो। चेक कैसे चेक करना चाहो, वैसे तो आपका आंसर आ गया। चेक करना चाहो तो कर सकते हो कि तीनों को जोड़कर आधा करो तो एस निकल जाता है। ठीक है, देखो 9 6 15, 15 5 20 22, 22 का आधा 11 हो गया। ठीक है, 11 में से आप 6 घटाओगे 5 आएगा, 11 में से भी 7 घटाओगे 4 आएगा, 11 में से 9 घटाओगे 2 आएगा। तो आपने सही करा। ठीक है, देख लो ये क्वेश्चन को कैसे चेंज कर करके एग्जाम में दे रहे हैं। और अगर आप अभी भी बुक के क्वेश्चन पर डिपेंड हैं तो देखो, आपको बुक के तो अच्छे से आने ही चाहिए, एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा, तभी आप पास आउट कर पाओगे क्लास को। ठीक है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, आगे सुनो मेरी बात। फिर देखो, इसने बोला है कि आपको यूक्लिड्स की फर्स्ट पोस्टुलेट को स्टेट करना है, तो ये तो आपको बुक में से नोट करना पड़ेगा। तो ये इसका मतलब ये आने वाले ही हैं, तो आपको पहली वाली दिखा देनी, बस पूरे नंबर मिल जाएंगे। पहली बोलिए, आपको सारे रट लो, चौथे नंबर पे कौन सी है, पहले नंबर पे कौन सी है। ये कह रहा अगर ये नहीं करना यूक्लिड वाली तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अब ये करके दिखाता हूँ। देखो, डीओ ने इशू किया ना ये प्रैक्टिस पेपर, तो आप इसको तो अच्छे से कर ही लेना, क्योंकि कई क्वेश्चन इसी के बेस पर दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसने बोला है ए बी सी बराबर है ए सी बी के। पहले फिगर बना लो, ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर देखो इन्होंने भी वही तरीका अपनाया है, पता कौन सा, नंबर लिख दिए 1 2 3 4, तो हमें भी फायदा हो गया ना, हमें खुद नहीं लिखने पड़े। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात। अब इसने बोला है कि ए बी सी बराबर है इसके। अच्छा बच्चों, इसमें हमें सोल्व नहीं करना, बस इसने बोला है विच यूक्लिड एक्सोइम यू यूज इन प्रोवाइडिंग इट। बस आपको बताना कि कौन सी एक्सोइम आप यूज करोगे। मतलब आपने बुक में चैप्टर में एक्सोइम्स पढ़ी है। ठीक है, ये एक्सोइम्स होती है, हिंदी वाली बुक है ना मेरे को सभी अवेलेबल, तो उसमें सबको देख के बताना है। तो ये तो सब करा करा है, कर लेते हैं फटाफट। बस आपका आंसर लिखना है, मैं आपको बता दूंगा कौन सा नंबर है। देखो, ये कह रहा अगर ए बी सी बराबर है ए सी बी के, मतलब ये पूरा पूरा बराबर है,
और ये कह रहे छोटा छोटा बराबर है, तो ये कह रहा है 3 बराबर 4 क्यों होगा, शो दैट बोला है, पर हमें शो दैट बोला तो करके दिखाना ही पड़ेगा ना। तो आप देखो फिर शो दैट बोला तो करना ही पड़ेगा भाई। ए बी सी बराबर है ए सी बी के, ए सी बी के, ठीक है। और हमें ये फर्स्ट मान लो, और हमें दे रखा एंगल एक बराबर एंगल 2 के हैं, सेकंड मान लो, ठीक है। तो ये बराबर है और ये उसके हिस्से हैं, तो बराबर में से बराबर घटाओगे तो बराबर ही तो आएगा। तो ये कौन से नंबर की हो गई, ये लिखा, बराबर में से बराबर घटाओगे तो बराबर आएगा, तो इसको तीसरे नंबर की बोलेंगे। आंसर तो लिख के आ जाएंगे एग्जाम नंबर 3, पर आपको इससे बोला दिखाओ, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट में से सेकंड घटा दोगे। तो एंगल ए बी सी में से माइनस कर देंगे एंगल 1, ए सी बी में से माइनस कर देंगे एंगल 2। तो अब बताओ, देखो ये पूरे में से ये घटाएंगे तो 4 बचेगा, ये पूरे में से ये घटाएंगे तो एंगल 3 बचेगा। तो आप लिख दोगे एक्सोइम नंबर 3, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, क्योंकि बराबर में बराबर घटाओ बराबर आता है। खुद सोचो, ये पूरा पूरा 100 रुपया मान लो, और ये बराबर बराबर 30 है, तो बाकी बचे 70 ना। बस आपको क्या करना था, ये दोनों लिखने थे, इसमें से घटा के बताना था, पूरे में से ये घटाएंगे तो ये बचेगा, पूरे में से ये घटाएंगे तो ये बचेगा ना। बस ये लिख के भी दिखाना था, तो इतना ही लिखना चाह रहा है। अब कहीं बच्चे कहेंगे सर गिवन टू प्रूव लिखें, कुछ नहीं, 2 नंबर में है, ठीक है, तो इतना सफिशियंट रहेगा। और एग्जाम नंबर 3 1 नंबर इसका मिलेगा, 1 नंबर इसका मिलेगा, ठीक है। बराबर में बराबर घटाओ बराबर आता है। क्लियर हो गया, देख लो ऐसा क्वेश्चन देने वाले हैं वो आपको, तो आपको हो सकता है एग्जाम में जोड़ने वाला दे दे, जो जोड़ने वाले कौन से नंबर की है ये, ठीक है। और आपकी बुक में एक दे रखा है ना कि ये लाइन इसके बराबर है, ये लाइन इसके बराबर है, तो तीनों बराबर होंगे, तो कौन सी एग्जाम हुई, ये रहा। वे वस्तु जो एक दूसरे के बराबर होती है तो एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, या यूं बोल दे कि ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर, तो कौन सी हुई, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अब उसके बाद हमारा सेक्शन नंबर सी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये कह रहा है शो करके दिखाइए दैट द लाइन सेगमेंट जोनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल्स साइड्स डिवाइड इट इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाइए, और कह रहा है कि आपको एक ट्राइंगल पहले ड्रॉ कर लेना है। कर लिया, तो ए बी सी, इसने बोला है शो दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of triangle sides, ये मिड पॉइंट है ट्राइंगल की साइड्स के, ठीक है। और हमने क्या करा, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया ऐसे करके, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब हम ऐसा करते हैं ना तो 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन जाते हैं, मतलब ये ट्राइंगल सारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, हमें प्रूव करके दिखाना है। देखिए हमने फिगर बना दी, और अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे मैं आपको बताऊं, कि आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर आप देखेंगे तो आपको आराम से अपनी बुक में मिल जाएगा, जो चतुर्भुज वाला कोऑर्डिनेटर चैप्टर है ना इंग्लिश में, तो उसी में आपको इजीली मिल जाएगा। तो आपको यहाँ बोला क्या गया, इसने बोला है कि ये जो ट्राइंगल है ना, इसके मिड पॉइंट को आपने मिला के ट्राइंगल बनाया, और ये 4 ट्राइंगल बन गए, और ये सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो हमने इसका नाम डी रख दिया, इसका नाम ई रख दिया, इसका नाम एफ रख दिया, ठीक है। तो आप सबसे पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो गिवन और टू प्रूफ हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। गिवन क्या है, देखो यहाँ पर ये जो लाइन है ना, यहां से उतार सकते हैं, नहीं तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, तो हम अपनी मर्जी से लिखेंगे, नहीं तो आप लाइन उतार देना। गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एंड एफ, देखो डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब उसके ना डेफिनेट पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है उसके, इसलिए
लाइन सेगमेंट कौन सा, ए बी। देखो डी किसका है, ए बी का है, ठीक है, और ई किसका है, बी सी का, एंड एफ किसका, ए सी का, ठीक है। ये में गिवन था। हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें टू प्रूव करना है कि जो चारों त्रिभुज है ना वो कॉन्ग्रुएंट है। तो आप प्रूव क्या करना है, आपको दिखाने लिखा ना, ये 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स लिखा है ना। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, प्रूव करना है आपको कि ट्राइंगल फर्स्ट सेकंड, पहले एंड मत लगाओ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर कॉन्ग्रुएंट। देखो हमने ना यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिख दिया क्योंकि हम नाम दे देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि 3 नंबर का तो ज्यादा हम डिटेल में लिखेंगे तो बहुत पेपर ज्यादा लेंथी हो जाएगा। और जब हम एग्जाम्पल देखते हैं ना तो उन्होंने तो सीधा प्रूफ से कर रखा है ऐसे। यहां तक समझ में आ गया, कॉन्ग्रुएंट लिख दिया। अब प्रूफ में आ जाओ, ठीक है। प्रूफ में क्या करना है हमें, आप सिंपल लिखोगे, आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर दो पॉइंट दो साइड के मिड पॉइंट है तो उससे जो लाइन बनेगी, ठीक है, तो वो तीसरी लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो आपको यहां पर उसी मिड पॉइंट थ्योरम का फायदा उठाना है। और आप यहां लिख दोगे, आप लिखोगे प्रूफ में लिखोगे, क्योंकि इंग्लिश में सिंस, ठीक है, सिंस डी एंड ई, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट, डी किसका है, ए बी का, और ई किसका है, बी सी का, ठीक है। मिड पॉइंट है, ठीक है। तो आप लिख दोगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यहां लिख दोगे देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसलिए मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या करेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, क्या कहती है मिड पॉइंट थ्योरम, कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप लिख दोगे डीई पैरेलल होगा ए सी के। हमें बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसी प्रकार लिख देंगे बाकी हमें समझ। देखो ये और ये जो है ना, इस और इस लाइन के मिड पॉइंट है, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, ठीक है। आप ये भी ले सकते थे डी और एफ, अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, जैसे कि मैंने इसमें बताया था। कोई भी ले सकते हो, मैं बुक का जो आपको एग्जाम्पल है उसी के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, प्रैक्टिस इजीली कर पाए, क्योंकि कई बच्चों ने उसी तरीके से उसे प्रैक्टिस किया होता है, ठीक है। तो डीई पहले एसी हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद ले दोगे सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली में आप क्या करोगे, जैसे हमने ये लाइन इसके पैरेलल बताई है ना, ऐसी ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ऐसी ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, तो हम लिख देंगे सिमिलरली डी एफ पैरेलल हो जाएगा बी सी के, एंड ई एफ पैरेलल हो जाएगा ए बी के। अब आप खुद सोचो ना, खुद सोचो, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। ऐसे ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम में ये डायगोनल, अगर मान लो ये पैरेललोग्राम लिया मैंने तो ये डायगोनल कहलाएगी, और डायगोनल में ये दोनों एरिया बराबर है। अब आप इसे कॉन्ग्रुएंट करना चाहिए, कर नहीं सकते। ये अगर पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये कॉमन आ गई तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ऐसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो चारों बराबर हो गए, चारों कॉन्ग्रुएंट हो गए बस। पर आपको पूरा करके नहीं दिखाना, आपको बस स्टेटमेंट में लिख देना है। आप लिखोगे देयरफॉर, देयरफॉर क्या, ए डी ई एफ, देखो ए डी ई एफ, ये पी डी एफ ई, देखो ये रहा बी डी एफ ई,
और तीसरा कौन सा हो गया, डी एफ सी ई, डी एफ सी ई क्या हो गए, और पैरेललोग्राम हो गए, क्या हो गए, और पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम है, तो अब कोई सा भी एक ले लो, उसमें बोल दो कि वो डायगोनल है, ठीक है। नाउ कोई सा भी इन तीनों में से एक ले लो, ठीक है, तो कोई सा भी ले लो, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर बी डी एफ ई, तो इसमें ये डायगोनल है, ऐसे इसमें ये डायगोनल है, इसमें ये डायगोनल है, कोई सा भी एक लिख दो, बस लिख के दिखाना है। नाउ डी ले लेते हैं, ठीक है, डी इज डायगोनल ऑफ, अब किस डी लिए किसके लिए लिया है, बी डी, ये बी है, डी ई, बी डी एफ ई, ठीक है। डी इज डायगोनल ऑफ, या पैरेललोग्राम लिख देना, पैरेललोग्राम, ठीक है, समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर क्या हो गया, अब ये डायगोनल है तो इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ऐसे सिमिलरली सारे हो गए बस। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल बी डी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल एफ ई डी। फिर आप सिमिलरली लिख दोगे, तो सिमिलरली में बाकी भी आप जितने भी बच्चे वो लिख दोगे, डी ए एफ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एफ ई डी के, और तीसरा कौन सा बच्चा, ई एफ सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल एफ ई डी के, ठीक है। तो लिख दो देयरफॉर ऑल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरा इसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। ज्योमेट्री है ना, थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पर आप देखेंगे 27 नंबर पर आ जाइए। ये कह रहा है द थिकनेस ऑफ ए वुडन हेमिस्फेरिकल बाउल इज 1.4 सेंटीमीटर, मतलब एक बाउल है और उसमें थिकनेस बोला तो हमें इसे मोटाई बनानी पड़ेगी ऐसे करके, ठीक है। और इस तरीके से ये बाउल है, ये कह रहा है इसकी जो थिकनेस है ना वो 1.4 है, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा थिकनेस कितनी है, थिकनेस ऑफ वुडन हेमिस्फेरिकल बाउल कितनी दे रखी है, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने बोला कि इसकी इनर रेडियस 3.5 है, यहां से लेकर यहां तक ये जो रेडियस है ना ये 3.5 है, तो इनर रेडियस कितनी है, इनर रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। इससे बोला हरप्रीत जो है वो पेंट करना चाहता है, ठीक है, कहां पर, पूरी तरीके से कंप्लीटली पूरी जगह करना चाहता है, तो टोटल एरिया आपको पेंट करना है, तो कितना लिक्विड जो है वो लीटर में पता लगाना है कितना चाहिए होगा। यानी कि जो पेंट करना ना, एक तो बाहर करना है, एक अंदर करना है, और एक यहां पर भी करना है, समझ रहे हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। तो आपको इनर रेडियस तो पता है, आपको फिर आउटर रेडियस भी निकालनी पड़ेगी, आउटर रेडियस निकालनी पड़ेगी। आउटर रेडियस कैसे निकालोगे, जो चौड़ाई है ना उसको उसमें जोड़ देंगे, तो 3.5 में 1.4 जोड़ देना। भाई ऐसे क्वेश्चन जरूर कर लेना क्योंकि एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो 3.5 और 1.4 जोड़ेंगे तो 5 और 9 हो गए, और 3 और 1 4 हो गए, तो 4.9 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, आप चाहे तो एक साथ कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक साथ करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे द टोटल एरिया टू बी पेंटेड, ठीक है, क्योंकि हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। द टोटल एरिया टू बी पेंटेड, ठीक है। जो हमें टोटल एरिया पेंट करना है वो क्या करना है, देखो एक तो इनर करना है अंदर वाला, तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे जो इनर है ना रेडियस उसको हमने R1 मान लिया, और जो आउटर रेडियस है उसे हमने R2 मान लिया, फिर हमें ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। मैंने इसे R1, ठीक है, और मैंने इसको जो R2
यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो टोटल एरिया टू बी पेंटेड है, क्या फॉर्मूला बनेगा, पहले हम जो है जो अंदर वाले में पेंट करेंगे, अंदर मतलब पूरा अंदर की तरफ, ठीक है। तो अंदर पेंट करेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, और सी एस से हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है 2πr² 1 डाल देंगे, ठीक है। प्लस फिर ये भार वाले का क्या होता है, ये जो भार वाला है फॉर्मूला तो वही रहेगा 2πr²2। देखो अंदर वाले के लिए R1 है, और R1 रेडियस कितनी दे रखी है हमें, इतनी, R2 दे रखी है इतनी, ठीक है। जिसमें R2 रेडियस निकाल ली। अब हम टोटल से एरिया निकाल रहे कितना पेंट होना है, तो पेंट का होगा, एक तो अंदर होगा, छोटा ले लिया, बड़े वाले के लिए बड़ी आ लेनी पड़ेगी, ठीक है। और हम यहाँ भी तो पेंट करना है, यहाँ पर भी तो पेंट करना है, यहाँ पर करना नहीं करना। तो ये कैसे करेंगे, बड़े वाले सर्कल में से छोटा सर्कल घटा देंगे तो ये चीज बचेगी, हाँ या ना। तो कैसे करेंगे, बड़ा वाला सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला क्या है, πr², ये 2 बड़े वाला लेंगे, माइनस कर देंगे πr²1, ठीक है, बड़े में छोटा घटा देंगे। क्लियर हो गया। अब इसको सिंपल कर लो फॉर्मूले को पहले, ठीक है। सिंपल कैसे कर लो, ये 2πr²1 वाला है, ठीक है, और ये भी 1 वाला है, तो 2πr²1 वाले में से इससे घटा दो, तो ये कितना बचा, 1πr²1 बचा, इसमें से घटा सकते हैं आगे, और ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो 2 और 1 कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 3πr²2 हो गया, ठीक है। अगर इस तरीके से करना है इस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो एक तरीका यह है कि पहले अंदर वाले का निकालो, बाहर वाले का निकालो, फिर इसका निकाल लो, तीनों को जोड़ दो, ठीक है। अगर आप ऐसा फॉर्मूला बना पाए तो देख लो, ठीक है। अब दोनों में क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, तो पाई कॉमन ले लो, r1², यहाँ क्या बचेगा 3r2², ठीक है। अब पाई की वैल्यू कितना होती है, 22/7 होती है। R1 कितना है, यहाँ पर देखो R1 कितना है, 3.5, 3.5 की पावर क्या लगे 2, 3 × R2 कितना है, कितना R2 4.9, तो 4.9 की पावर 2 लग गई, ठीक है। अब 22/7 है, तो 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करनी है, 3 × 4.9 को 4.9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो जल्दी से दोनों को, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करो 22/7 ब्रैकेट में, देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1225 आएगा, और एक 2 पॉइंट होगा तो 2 के पॉइंट लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 4.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.9 से, ठीक है, फिर उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आएगा 72.03, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 8428, ठीक है। अब इसको हम इसे काट देंगे ऐसे, 7 × 7 1 इसे दे दिया, 7 × 14 पॉइंट का पॉइंट उतार दिया, ना जाने की 0, 7 4 28। अब 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12.04 से, ठीक है। तो 264.88 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर², ठीक है। अब इसने बोला है, इसने बोला है कि ना यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इसने बोला है कि इस बाउल में कितना लिक्विड आ सकता है, और जब कुछ चीज भरनी होती है तो वॉल्यूम भी निकालना होता है। अब सिंपल सी बात है, जब हम कटोरे में कुछ चीज भरेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों, जब हम कटोरे में कोई चीज भरेंगे तो वो चीज कहाँ भरी जाएगी, अंदर ही तो भरी जाएगी, तो हमें जो वॉल्यूम निकालना है वो सिर्फ इनर निकालना है, ठीक है। बाहर वाली चीज से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें हम वॉल्यूम भी निकालेंगे, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हम इसी को ही करेंगे अभी, इसी में पार्ट है। ठीक है, आप लिखोगे इनर वॉल्यूम ऑफ द बाउल। ठीक है, बाउल का हमें इनर वॉल्यूम भी निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7। अब यहाँ 1 डाल दो, क्योंकि छोटा आर हमने जो है वो क्या लिया था, यहाँ पे 3.5 लिया था। ठीक है, देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों आपको। 3.5 3.5 3.5 तीन बार क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं 3 बार, क्योंकि पावर 3 दे रखी है। तो पॉइंट हट गया, नीचे 10 आ गया, पॉइंट हट गया, नीचे 10 आ गया, पॉइंट हट गया, नीचे 10 आ गया। ठीक है, आप सीधा भी काट सकते थे, मैं तो सीधा काट देता। 7 5 से 35, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और अभी 3 से नहीं कट रहा, तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, 22 मल्टीप्लाई में 35। ठीक है, मल्टीप्लाई में 35 अपॉन में क्या बच रहा है, 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। अब और कटर तो काट दो, 5 2 जा 10, 5 7 35, 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में क्या बच रहा है, 3 10 जा 30। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और हमारा अप्रोक्सीमेट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे अभी डिवाइड करेंगे अभी। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 30 से, तो लगभग 89 कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये 89 पॉइंट हमारा आ रहा है 833। ठीक है, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इसे मेरे से लीटर में बदलो, खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। लीटर में बदलने के लिए 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा। फिर अगले पेज पर लिखोगे इन लीटर, तो लीटर में लाने के 89.833 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये लीटर आ गया। जब सेंटीमीटर दिया हो ना क्यूब, तो उसे लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। अगर ये मीटर क्यूब होता ना तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, ये बात ध्यान रखना। तो 1 2 3 है, तो 9 लिखा, एक इस जीरो की जगह 9 आ गया, इस जीरो की जगह 8 आ गया, इस जीरो की जगह 0 आ जाएगा, 1 की जगह पॉइंट लग जाएगा, बाकी पीछे के नंबर उतार दो, उतारने हैं तो, नहीं तो आपकी मर्जी है। तो इतना आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गई। देखो कैलकुलेशन ही बहुत ज्यादा टाइम ले लेगी आपका, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, हाँ अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया तो उसके भी मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मायने रखता है। ज्यादा क्वेश्चन अगर आपसे पूरा नहीं हो रहे तो उसमें टाइम लगा दोगे तो आपके मार्क्स बहुत कट जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर इसकी कैलकुलेशन मुश्किल लग रही है तो उसे वही लीव कर दो। ठीक है, बाद में आपका टाइम बचेगा तो आप इसे यूज कर लेना। आपको ये ध्यान रखना, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। ठीक है, जिनको कैलकुलेशन में काफी दिक्कत आती है उनके लिए स्पेशली मैं ये एडवाइस करूंगा 28 पर आ जाए। पी इज इक्वल टू दे रखा है 5 -2√6। ठीक है, ये कह रहा है अगर पी की वैल्यू ये दे रखी है तो 1 - पी पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है, पी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। देखिए अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करोगे, आपको ये फाइंड करना है। आप पहले स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है फॉर्मूला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab। ठीक है, उसके बाद नीचे पी का स्क्वायर है। ओके, अब क्या करोगे, इस पी के स्क्वायर को आप तीनों के साथ अलग अलग कर देंगे। ठीक है, काफी लेंथी है, काफी टाइम कंज्यूमिंग है, ध्यान से देखना। ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, पहले लिख लो, पी का स्क्वायर ही होता है, लिख लो। और ये 2p हो गया, इसे लिख लो, अपॉन में पी का स्क्वायर लिख लो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको तीनों से अलग अलग कर दो, 1 अपॉन में पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर अपॉन में पी का स्क्वायर। ठीक है, -2p अपॉन में पी का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। अब 1 अपॉन में पी का स्क्वायर है, ये पी का स्क्वायर कट गया, 1 बचा, और पी से एक पी कट गया तो -2 अपॉन में पी बचा। ठीक है, तो अब हम एक एक करके वैल्यू निकालेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे। मेरी बात समझ रहे हो, क्या करेंगे, एक एक करके। पहले हमने क्या करा, ये जो दे रखा था इसको हमने खोल दिया। कई बच्चे सीधा पुट करते हैं, वो भी कर सकते हो।
अलग अलग तरीका है, लेकिन मुझे जो आसान लग रहा है मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि बच्चों को स्टेप के कुछ नंबर मिल जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इन तीनों को अलग अलग निकालेंगे। पहले लिखेंगे टेकिंग 1/p², ठीक है, ठीक है। अब हमें 1/p² निकालना है, तो सबसे पहले हमें 1/p लिखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/p कितना है, यहाँ देखो 1 p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू हमें दे रखी है 5 - 2√6, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा 5 - 2√6, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर क्वेश्चन में स्क्वायर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो अब मुझे इसके स्क्वायर को निकालना पड़ेगा, हाँ है ना। तो स्क्वायर को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको अलग से सोल्व कर दूंगा यहाँ पर, क्योंकि देखो हमें 1/p का स्क्वायर चाहिए, यानी कि हमें ये पूरे का स्क्वायर p - रूट में ऐसे इसका स्क्वायर चाहिए, हाँ है ना। तो इसके स्क्वायर को मुझे जो है सोल्व करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 - 2√6 ऊपर लग गया स्क्वायर। तो इसको अलग से सोल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे लाइन डाल देते हैं, ठीक है। तो ये 5 - 2√6 ऊपर लग गया स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ठीक है। देखो a - b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab लिख दिया। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और इसका स्क्वायर करने के लिए हम रफ में कर लेते हैं 2√6 की मल्टीप्लाई 2√6 में, तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4, √6 एक से बन गया, तो कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 24। तो इसकी जगह आ गया 24 माइनस, और अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, देखो 2 2 जा 4 5 जा 20, क्योंकि जो रूट में नहीं है मल्टीप्लाई हो जाएगी, और रूट में 6 आ गया। 25 और 24 कितने होते हैं, 49 - 20√6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी निकाल ली आपने, 1/p² = 49 - 20√6, ये वैल्यू आपने यहां पर लिख दी, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज कैसे किया जाता है, 49 - 20√6 ये चीज प्लस की हो जाएगी ऐसे, और ये चीज ऊपर लिख देंगे 49 + 20√6, ठीक है। आपको आता है ना, ये ला, ये चीज ऊपर चली जाती है, ये चीज नीचे आ जाती है। तो 1/p², तो एक को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 49 + 20√6, और नीचे हमेशा फॉर्मूला बनेगा, हमेशा a - b a + b का, ठीक है। a - b a + b क्या होता है, a² - b², ठीक है। होता नहीं होता, तो 49 का स्क्वायर हो जाएगा -20√6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे नॉर्मली ना एक आता है आंसर, क्या आता है, एक। अगर ऐसे लेंथी क्वेश्चन आते हैं ना, तो नीचे एक आता है, फिर भी हम सॉल्व करके देख लेंगे। 49 को 49 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ठीक है। 49 को ये मत करना कि 50 से कर लिया, एक घटा दिया, ठीक है। तो इसका 49 को 49 से करेंगे तो 24 मतलब, और अब 20√6 को 20√6 से मल्टीप्लाई करो, देखो 20 20 400 हो गया, और √6 एक 6 बन गया, तो 2400 आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था नीचे हमेशा नॉर्मली एक आता है जब लेंथी क्वेश्चन दिया हो, तो आप देख लो एक ही आ रहा है। तो 1/p² कितना आ गया, ऊपर क्या है 49 + 20√6, नीचे 1 आ गया, तो यानी कि 1/p² हमारा 49 + 20√6 आ गया। देखो लेंथी जरूर है, अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग करा ना, 2 3 बार प्रैक्टिस करे कि क्वेश्चन को, आपको आने लग जाएगा, ठीक है।
क्योंकि मैं बिल्कुल आराम से करवा रहा हूँ। तो देखो हमने ना ये जो क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्टिंग है ना, तो हमने ऐसे करते गए तो हमने पहली चीज निकाल दी, 1 को निकालने की जरूरत नहीं है। अब हमें 2 अपॉन में p को निकालना है, ठीक है। 2 को तो लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, तो इसके आगे 1 मान लो, मल्टीप्लाई में 1 बटे पे p को निकाल देते हैं। आई समझ मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निकाल दिया, ठीक है। इसको आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ बोलना चाहो तो फर्स्ट बोल दो, ठीक है। अब हम किसको निकालेंगे, 1 अपॉन में p को निकालेंगे, ठीक है। देखो ना यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो, हमें 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 1 अपने p ले लेंगे। अब p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 2√6, तो 1 अपॉन में 5 माइनस 2√6 हमने लिख लिया। और जब भी बटे में आ जाए तो क्या करते हैं, रेशनलाइज, तो यही चीज ऊपर चली गई, 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6, ठीक है। कई बच्चे ऐसे करते थे पहले कि भाई पेपर से 4-5 दिन पढ़ लिया हो गए, अब वो नहीं रहा। अब ना क्रिटिकल थिंकिंग भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, एनालाइज भी करना पड़ेगा, केस स्टडी बेस्ड भी होंगे, काफी डीपली क्वेश्चन होंगे, तो आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। तो देखो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला होगा, देखो वही चीज सेम करिए, ये चीज ऊपर चली गई, ये चीज नीचे आ गई, और a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है 5 प्लस 2√6, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 2√6 की 2√6 में मल्टीप्लाई कर लो, 2√6 की 2√6 में मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 2 4, √6 एक 6 बन गया, 24 आ गया, ठीक है। और ऐसे जनरली जब लेंथी क्वेश्चन दिए जाते तो नीचे 1 होता है, मैंने आपको अभी पहले भी बता दिया था, ठीक है। नीचे 1 लिखो मत, एक स्टेप कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेकंड है, ठीक है। और ये जो हमें मेन था क्वेश्चन जो स्टार्टिंग कर रहा था ये, ठीक है। अब इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम ए फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आपने उसको फर्स्ट माना होता तो ये सेकंड थर्ड हो जाते, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताओ 1 अपॉन में पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, देखो इसी में थोड़ा टाइम जरा में लगा है, क्या है 49 प्लस 20√6 है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये हमने इसकी वैल्यू लिख दी, 1 की जगह 1 ही लिख देंगे, उसके बाद माइनस लिखा, ये कितना है 2 लिख दिया, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। 1 अपॉन में पी की वैल्यू कितनी निकाली हमने, अब बटे में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने उल्टा पहले से निकाल लिया है, ठीक है। तो 1 अपॉन पी की वैल्यू कितनी निकाली, ये रही, ठीक है। तो ये लिखा 5 प्लस 2√6, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ब्रैकेट खोल दोगे, 2 5 जा 10, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4√6, अब सोल्व कर दो, देखो 49 में से 10 चले जाएंगे तो हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 39, और एक जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 प्लस 20 में से 4 का कितना बचे 16√6, देखो वेरिएबल जैसे बन जाते हैं ना ये, वैसे ही आपको घटाना जोड़ना है। तो 20 चॉकलेट में से 4 चॉकलेट खा ली तो 16 चॉकलेट बची, 49 में से 10 गए 39 और एक जोड़ दिया, या ऐसे कर लो 49 में एक जोड़ा 50, 50 में से 10 घटा दिए 40, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम ब्रैकेट अगर बना लेते हैं टीचर को एकदम नजर आ जाएगा, ठीक है। बाकी हमने इतनी मेहनत करी है तो सारा टीचर देखते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर ये करे ये नहीं करना तो भैया इतना इजी, √3 को आपको नंबर लाइन पे बनाना है, और क्या चाहिए। तो मैं तो भैया नंबर लाइन वाला कर लेता, है ना भाई, क्योंकि इतना टाइम कौन कंज्यूम करे। पर आप कर लो प्रैक्टिस, क्योंकि हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आ जाए तो हमें फायदा हो जाए, ठीक है। अब √3 देखो, √3 इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर लाइन वाला क्वेश्चन देना ही देना है, तो नंबर लाइन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो बच्चों, और खाली √3 की प्रैक्टिस मत करना, √2 और जो 9.8 वाला है ना, ठीक है, 2.8 वाला पॉइंट वाला उसको भी कर लेना, क्या पता वो दे दे इस बार। इसका मतलब ये हो कि आपके एग्जाम में नंबर लाइन वाला क्वेश्चन जरूर आने वाला है, ठीक है।
तो यहाँ पर अब हम √3 आपको करके दिखा रहे हैं, मैं यहाँ पे रफ में बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें एक लंबा लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। ठीक है, 0 लिया, 1 2 3, इधर -1, इधर -2, इधर -3 लिया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए √3 किसका स्क्वायर होता है। तो ये होता है √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपको पहले √2 बनाना पड़ेगा। √2 बनाने, अब √2 बनाने के लिए क्या रूल होता है? √2 बनाने के लिए होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो पहले √2 बनेगा तभी √3 बनेगा। तो √2 बनाने के लिए पहले 1 पे चले गए, इस 1 पे 90 का एंगल ड्रॉ करना है। तो हम डी से कर सकते हैं, प्रकार से कर सकते हैं। प्रकार से करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा 90 की एक सीधी लाइन बन जाएगी। अगर किसी से नहीं बन रही ना तो स्केल से सीधी लाइन बना देना। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके दिखा देना। ठीक है, तो 90 की हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें क्या चाहिए? 1। तो जैसे हमने जितना ये है ना उतना हमें यहाँ काट लेना है। तो इसको माप लेना कंपास से, ऐसे करके काट देना। ठीक है, काट दिया तो ये 1 कट गया। अब इसको इससे मिला दो। अब खुद सोचो, ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा? √2। ठीक है, और हमें √3 बनाना है। अब हमें √2 पता लग गया, पता लग गया। अब हमें अगला क्या चाहिए? 1। तो 1 कहाँ बनाएंगे? यहाँ बनाएंगे। तो 1 आपको याद रखना, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का लिया था ना इस पूरी सीधी लाइन पे, है ना, ऐसे ही इस लाइन पर एक 90 लेना है, इस लाइन पे, और यहाँ पे लेना है। तो ये आपको अगर नहीं समझ आ रहा ना तो अब ऐसे लाइन बनाना, और ध्यान रखना ये 90 दिखना चाहिए पेंसिल से। और यहाँ पे एक काट लेना, काट लिया, इसको मिला देना, मिला दिया। ठीक है, तो इसके नाम देते रहना, जैसे ABC। तो इतना अब प्रकार से मापना है। देखो यहाँ पर प्रकार रखने 0 पे, यहाँ प्रकार रखे ऐसे काट देना। जब ऐसे काटोगे तो ये 2 से पहले आएगा। और आपको ना आंसर पता होना चाहिए। मान लो आप रफ में बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो √3 है ना वो 2 से हल्का सा पहले ही बनना चाहिए, क्योंकि उसकी वैल्यू होती है 1.732। तो 2 से तो कम है ना। और जैसे √5 आ जाए तो आपको पता है कि 2.14 के आसपास है, तो 2 से थोड़ा बाहर बनना चाहिए। अगर आपको वैल्यू पता है ना तो आप आराम से ही बना लोगे। ठीक है, ये बाकी मैंने पुरानी वीडियोस में बना रखे हैं, उनमें आप देख लेना। ठीक है, बाकी मैंने आपको बेस अच्छे से क्लियर कर दिया। चलो ये क्लियर हो गया, आगे सुनो। अब एक क्वेश्चन बहुत इजी भी दिया, इजी भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये कह रहा है आपको कोऑर्डिनेट का नाम बताना है इन सब क्या, विच 2 पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन, और ये बताना है कि दोनों में से कौन है, उनमें से 2 कौन है जो सेम लाइन पर आ रहे हैं। पता सेम लाइन में कब आएंगे? या अगर x की वैल्यू किसी में सेम हो जाए या y की सेम हो जाए। देखो -2 इसमें भी, -2 इसमें भी है ना, तो B और C एक ही लाइन पे आएंगे। ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान से करना। तो 29 देखो आप कैसे लिखोगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में आपको A दे रखा है 1,2, आपको B दे रखा है -2,3, आपको C दे रखा है -2, -1। तो आप बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है। दोनों प्लस के है ना, ये आपको पता ना क्वाड्रेंट होता है, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है, पता है। तो ये किसमें है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये किसमें है? एक्स माइनस का है, वाई प्लस का है, किसमें है ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, किसमें है ये? सेकंड में है। ठीक है, और ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के किसमें है? थर्ड में। तो इन्हें लाइन से दे दिया मतलब, है ना। अब अगर आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना तो नंबर कट जाएंगे। इससे मतलब 2 कौन से पॉइंट है जो एक ही लाइन पर आते हैं। या तो ग्राफ बना के चेक कर लो, पर हमें क्यों बनाए जब दोनों में पहला वाला सेम दे रखा है। ठीक है, तो आप लिखोगे -2,3 B एंड -2, -1 C आर लाइज ऑन द, क्वेश्चन में से देख के लिख देना बस, ऑन द सेम लाइन। ठीक है, सेम। ठीक है, ये 29 हो गया। अब आ जाओ 30 क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द पॉलिनोमियल्स ये एंड ये, और आपको वैल्यू दे के 2 रख देनी है, मतलब इन दोनों को आपको घटाना है। ठीक है,
और आपको 2 पुट कर देना है। देख लो भाई, आसान भी आते हैं क्वेश्चन, पर क्वेश्चन समझ भी आना चाहिए ना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, ये पी एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। और यहाँ पर भी इसने पी एक्स लिखा है, एक्स स्क्वेयर प्लस 9, ठीक है। और इसने बोला एट, यहाँ पे लिखा है पी जो है 2 के मतलब पी की जगह आपको 2 रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। देखिए अब क्या करेंगे, इसने जो बोला उसके अकॉर्डिंग इसने बोला है कि हमें डिफरेंस निकालना है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे, ठीक है। तो पी एक्स में से ही पी एक्स को घटा देंगे, ठीक है। सुनना मेरी बात। और इसको हमने मान लिया डी, मान लिया, क्या मान लिया हमने यहाँ पर डी, इसका नाम दे दिया डी एक्स, ठीक है। वैसे तो इसने यहाँ पर जो बोला पी ही बोला है कि हमें यहाँ पर पी की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पी ही लिख देते हैं, ठीक है। समझो, हमें इसको घटाना है, इसने ना प्रेजेंटेशन थोड़ा सही से दिया नहीं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम उसी के अकॉर्डिंग कर देते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पर, जो है प्लस का है, तो ये प्लस का ही है, ठीक है ना। तो अब देखो इधर, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 लिखा, ठीक है। ये जो है ना, ये वाला हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद माइनस ये दूसरा वाला क्या है, ये यहाँ हल्का सा 1 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, ठीक है। ये इन्होंने क्वेश्चन सही से जैसे देना चाहिए वैसे नहीं दिया, ठीक है। तो अब कोई बात नहीं, इसको हमने लिखा, इसको हमने यहाँ लिखा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो इसे, ब्रैकेट खोल दो, प्लस का 9 माइनस का हो गया, तो एक्स स्क्र प्लस का माइनस का दोनों कट गए, माइनस का 5x, इसके जैसा कोई वेरिएबल नहीं है। अब प्लस का 6 माइनस का 9, तो माइनस का 3 बचा, ये आ गया। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला कि हमें यहाँ पर क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, ठीक है। तो 2 पुट करना है, तो जो है यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, 5 टू 10 हो गए, माइनस का 3, माइनस का 13 आंसर आ गया। बस करना इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। बस इसे जो क्वेश्चन है इसमें पी और क्यू लिख के देता, और फिर वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ ऐसा जी एक्स वगैरह लिखता। अब इसने प्रेजेंटेशन सही नहीं दे रखी, लेकिन जो बोला था उसके अकॉर्डिंग हमने कर दिया है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन गलत छप जाता है, तो अटेम्प्ट करने के उसके मार्क्स में मिलते हैं। देखिए अब मैं आपको 31 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। यहां पर बोला गया है कि ABCD जो है ना, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये कह रहे ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल जो AC है ना, वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को भी और C को भी। तो कह रहा प्रूफ करके दिखा दो कि वो स्क्वायर होगा, और जो डायगोनल है ना BD, बाइसेक्ट करेगा एंगल B और एज वेल एज D को। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है ना जिसको ज्योमेट्री में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो उसे अटेम्प्ट करके जरूर आएगा। अटेम्प्ट कैसे करेगा, सबसे पहले तो गिवन लिखना है। अच्छा एक बात और बोलूं, यहाँ पे जो फिगर बनाएंगे ना, फिगर आपको यहाँ पर रेक्टेंगल लिखा, रेक्टेंगल देख के नहीं बनानी। आप जो फिगर बनाएंगे ना, जो प्रूफ करना है वो वाली फिगर बनानी पड़ती है। फिगर यहाँ स्क्वायर लिखा है ना, तो आप स्क्वायर की फिगर बनाएंगे। समझ में आ गई, अगर आपको सही करना है तो। अब सबसे पहले हमने स्क्वायर की फिगर बना दी। अब इसने बोला है कि जो डायगोनल वो AC की है, तो मैंने नाम दे दिया ABCD, तो A से डायगोनल हो गई, ठीक है। मैंने लिख के रख लिया था गिवन टू प्रूफ, ठीक है। तो गिवन क्या होता है, और एग्जाम में जैसे कोई बच्चे क्वेश्चन नहीं भी आता ना, और वो गिवन टू प्रूफ लिख के आ जाए और प्रूफ में थोड़ा बहुत भी कुछ कर दे, तो हो सकता है उसे टाइम के नंबर मिल जाए, ठीक है। ये पास होने की निशानियां होती हैं, ठीक है ना। अब देखो इधर, ये देखो यहाँ पर देख रहे हो, ये पूरी की पूरी चीज गिवन होती है, शो से पहले ही पूरा गिवन है, हमने पूरा गिवन उतार लिया, ठीक है। फिर टू प्रूव है, ये दोनों प्रूव कर रहे हैं, हमने लिख लिया। अब जिसको थोड़ा बहुत पता है तो थोड़ा बहुत तो लिखो,
कुछ भी लिखो लिखो, अगर इसको नहीं पता तो फिर क्या कर सकता है, लेकिन आपको आना चाहिए। अब मैं पूरा समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए हमें क्या दिया है, एंगल ए और सी को ये वाली जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है। आप लिखोगे वी नो दैट क्या जानते हैं कि रेक्टेंगल में सब एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। वी नो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री के। ठीक है, है ना? क्यों 90 डिग्री के? क्यों है? ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, हाँ या ना? थोड़ी बहुत जो बातें बताऊंगी वो तो लिखोगे आप। अब आप खुद सोचो, ये जो लाइन है इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, इसको एक मान लो, इसको दो मान लो, इसको तीन मान लो, इसको चार मान लो। ठीक है, तो आप लिखोगे एंगल एक बराबर एंगल दो बराबर आधा होगा एंगल ए का। होगा नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है, ये इसको बाइसेक्ट कर दिया। आप बोलोगे गिवन है, क्या क्या गिवन है? गिवन ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, हाँ या ना? ये इसको बाइसेक्ट कर रही है ना, दो इक्वल पार्ट में बांटेगी तो पूरा 90 का है, तो आधा 45 45 का नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? तो अगर आप 45 से बताना चाहते हो तो 45 से बता दो, नहीं तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो 45 वैल्यू वाले हम करवा लेते हैं, उससे मुझे लगता है बच्चों को आसान लगेगा। तो एंगल एक बराबर एंगल दो बराबर एंगल 90, ए 90 है तो कितने का 45 डिग्री आ गया भाई, ये 45 डिग्री का है ना? ऐसे ही फिर लिखोगे सिमिलरली, सिमिलरली जिस प्रकार ये 45 का है, सिमिलरली एंगल तीन बराबर, अब हमें इसे पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, तीन बराबर चार कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो इसको भी तो बाइसेक्ट कर रहा है, ये लिखा नहीं सी, यहाँ पर देखो सी लिखा नहीं, लिखा बाइसेक्ट कर रहा है। अगर आप सिमिलरली लिख दे तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं तो अगर आप पूरा दिखाना चाहो दिखा सकते हो। ठीक है, अब आप लिखोगे क्योंकि क्या एंगल एक और एंगल तीन दोनों की तरफ 45 के हैं, हाँ या ना? आप लिखो क्योंकि एंगल एक और तीन दोनों 45 डिग्री के हैं, हाँ या ना? अब जब ये दोनों एंगल बराबर है तो साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। आपने पढ़ा होगा कि एक ट्रायंगल में अगर साइड बराबर होती है तो एंगल बराबर होते हैं, ऐसे एंगल बराबर तो साइड बराबर होती है। तो आप लिखोगे देयरफॉर ये तीन बराबर चार के एक बराबर तीन के कैसे है, आप यहाँ पे दिखा सकते हो। इसमें लिख देना कि लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने 45 लिख तो दिया, सब बराबर ही है, छोड़ो। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, एंगल एक बराबर तीन के है तो आप लिखोगे एडी बराबर होगा डीसी के। आप लिखोगे एडी बराबर होगा डीसी के, क्यों होगा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, वैसे आपकी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गई? अब आप खुद बताओ बच्चों, ये जब साइड बराबर है और रेक्टेंगल में आमने सामने बराबर होता है तो चारों साइड क्या हो गई, बराबर हो गई ना? तो क्या हो गया, वो स्क्वायर हो गया। तो आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी यहाँ पर कि भाई ये रेक्टेंगल है जिसमें एडजेसेंट इक्वल है इसलिए वो स्क्वायर है। ठीक है, तो हम उसी को लिख देते हैं यहाँ पर, सिंस ए बी सी डी इस रेक्टेंगल विद इक्वल एडजेसेंट साइड्स, कौन सी? एडी, एडी इक्वल टू डीसी, देयरफॉर ए बी सी डी इज स्क्वायर। देखो हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया कि ये स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रूव। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये भी फर्स्ट पार्ट हुआ है। अब हमें ये भी प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल है ये भी इसको बाइसेक्ट करती है।
ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ सेकंड। भाई हमने ये तो प्रूफ कर दिया ना कि ये स्क्वायर है, हाँ या ना, प्रूफ कर दिया ना कि ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो प्रूफ सेकंड में कुछ नहीं लिखना क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर में तो डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं। बस आपको लाइन लिख देनी है, सिंस ए बी सी डी इज स्क्वायर, इज ए लगा देना, इज ए स्क्वायर। ठीक है, फिर लिख देना सो इट्स डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल। ठीक है, एंगल को बाइसेक्ट करेगा एट द वर्टिसेस लिख देते हैं, पूरी बात लिख देते हैं। ठीक है, सुन में आ रहा है, दिखाई दे रहा है सही से, अच्छे से। ठीक है, हो गया। उसका लिख दोगे देयरफॉर डायगोनल BD bisects angle B as well as angle D। ठीक है, समझ में आ गई। फिर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सेकंड लिख देना, सेकंड प्रूव करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद ये कह रहा अगर ये नहीं करना तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हो। अब ये देखना पड़ेगा ना, आपने जैसे बुक के सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, तो जो आपको अच्छे से आता है वो कर देना। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आप, देखिए ये बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मैं इसको आपको करवा के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले गिवन टू प्रूव लिखना है और पहले फिगर बना लेना। ठीक है, इसने बोला है कि ई और एफ जो है वो पॉइंट्स है डायगोनल ए सी पर। ठीक है, और पैरेललोग्राम एबीसीडी है, इनका में एक पैरेललोग्राम एबीसीडी बनाना है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं, कहीं आगे बोले कि वो रेक्टेंगल है तो फिर उस प्रकार की शेप बनानी पड़ेगी। तो ये कह रहा है कि अंदर ना डायगोनल पर ये दो पॉइंट भी ऐसे डले हुए कि बराबर है, तो प्रूव करो जो उसके अंदर कोई फिगर बन रही है उसको पैरेललोग्राम बोला गया है। यानी कि हमें जो बाहर बनाना है वो पैरेललोग्राम ही है, तो हम पैरेललोग्राम इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, बना लिया। अब इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी लिख दिया। ठीक है, अब इसने बोला क्या है कि इसमें डायगोनल AC बनानी है, तो एक नंबर तो हमें फिगर का मिलेगा क्योंकि इसमें फिगर नहीं दे रही, इस फिगर के बिना आंसर होगा नहीं। एक नहीं तो आधा तो मिलेगा। ये लाइन डाल दी इस तरीके से। ठीक है, अब इसने बोला है ये जो AC डायगोनल है ना, इसमें AE बराबर CF के है। अब AE बराबर CF, मतलब जितना हिस्सा हमने यहां से काटा, जैसे मान लो यहां तक लिया मैंने, तो यहाँ जितना हिस्सा ये लिया ना उतना हिस्सा यहां से लेंगे। सुन रहे हो, आप इसे और बड़ा भी कर सकते हैं, इसे भी बड़ा करना पड़ेगा। तो इसका नाम मैंने ए ही लिखा, तो ये जितना बड़ा ये लिया उतना बड़ा ये लिया हिस्सा, ये एफ हो गया। ठीक है, अब इसने बोला है कि जो फिगर बन रही है मतलब BFDE, मतलब ज्वाइन करना पड़ेगा BFDE, तो इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जो अंदर ये जो फिगर बन रही है ना ये भी एक पैरेललोग्राम होगा, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो अब आप फिगर देख के आपको आंसर कहीं को आ गया होगा, आपने बुक में देख लिया होगा, है ना। तो फिगर ही है ये ना, फिगर मेन होती है। तो सबसे पहले गिवन क्या लिखेंगे, गिवन क्या लिखेंगे, ये पूरा उतार देंगे, ये पूरा। ठीक है, गिवन E and F आर पॉइंट्स ऑन डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिख लिया ABCD। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, सच दैट, हमें ये दे रखा है AE बराबर है CF के। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद टू प्रूव लिखना है। टू प्रूव क्या करना है, मतलब हमें प्रूव करना है BFDE इज
पैरेललोग्राम। ठीक है, ये जो बन रहा है ये भी एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे हमें प्रूव करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, अब देखो कितने आराम से इसे हम फटाफट सोल्व कर देंगे। ठीक है, और बाकी देखो प्रैक्टिस के ऊपर ही है बच्चों। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। देखो इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि जो यहाँ पर ये है ना, ये डायगोनल है, तो हमने एक डायगोनल ये भी बना ली और हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो ये मैंने डायगोनल बना दी इस तरीके से, ये हमें बोला नहीं था, हमने यहाँ डाल दी। ठीक है भाई, ये भी तो डायगोनल होगी, यस या नो। और आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, हाँ या ना। और इसको मैंने नाम ओ रख दिया, क्या रख दिया, ओ रख दिया। तो आप लिखोगे वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। देखो कुछ रूल पता होना चाहिए, हमें पता है कि जो डायगोनल होती है ना वो एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। अब बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो इस वाले हिस्से के बराबर हो जाएगा। आप लिखोगे देयरफॉर AO बराबर हो जाएगा OC के, ये पूरा हिस्सा, क्योंकि हमें ना इसके अंदर जाना है और इसके अंदर पता नहीं क्या करना होगा, ये चीज इसके बराबर कर देंगे, वो तो हमें इससे मिल गई। और अगर हमने ये इसके बराबर कर दिया ना, और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बाइसेक्ट हो जाती है, मतलब ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो वो पैरेललोग्राम होता है। बस हमें इतना ही करना है इसमें, ये तो हमें पहले से पता लग गई क्योंकि ये इस वाले और इस वाले फिगर की सेम है, हमें ये इसके बराबर करना है। तो AO बराबर OC, AO बराबर OC हो गया। ठीक है, अब आप देखो हमें गिवन क्या है, AE बराबर CF। देखो आप लिखोगे, आप खुद को सर इतना आसान, AE बराबर CF, ये क्या हमें गिवन है। ठीक है, ये फर्स्ट है, आपने एग्जाम में पढ़ी है ना, बराबर में बराबर घटा बराबर होता है। आप खुद सोचो, देखो AO में से ये घटा दूंगा तो ये बचेगा, ऐसे इसमें से ये घटाऊंगा ये बचेगा, वही चीज देख लो यहाँ पे कर रहे हैं। आपने फर्स्ट में से सेकंड घटा देना, तो AO माइनस AE, OC माइनस CF। ठीक है, तो AO में से AE घटाओ, AO में से A घटा तो EO बचा, और OC में से CF घटाओ, OC में से CF घटाओ तो OF बचा, हाँ या ना। आप लिखोगे 10 BFDE, BFDE वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि देखो ये बराबर कर दिया ना, तो हम लिखेंगे BFDE एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है विच इन विच लिख देना, इन विच, जिसमें इन विच डायगोनल, क्योंकि बोलना ही पड़ता लिखना ही पड़ता है, थोड़ा सा हो जाता है ना। तो इन विच डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है ना। तो देयरफॉर BFDE, ये कुछ नहीं है वो, ठीक है ना, BFDE इज पैरेललोग्राम। इस बार मैंने पैरेललोग्राम पूरा लिख दिया, ठीक है ना। तो यहां लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन होता है तो थोड़ी खुशी मिलती है, थोड़ा सा वही हो रहा था। ठीक है, तो समझ में आ गई आपको। तो सेक्शन C तक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। देखिए वैसे तो मैंने पूरे पेपर ही पार्ट करवाना था, थोड़ा टाइम को ध्यान में रखकर मैं अभी आपको पार्ट C तक दे रहा हूँ, फिर मैं आपको पार्ट आगे के जो D E हैं, ठीक है, इनको सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, और बाकी तो देखो टाइम तो लगेगा ही है ना, तो हमारे पास केस स्टडी है, ये काफ़ी स्कोरिंग है, इसको नहीं छोड़ना होता। मैं तो बच्चों को पहले ही कहता हूँ कि सबसे पहले केस स्टडी पे ही देख लो ताकि अच्छा स्कोर हो जाए। ठीक है ना, चलो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल, टेक केयर।